जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार नीरज राज और स्वागत है फिर से आप सभी का आपके इस चैनल एस स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग पर। तो कल हमने बात कर ली थी इस चैनल के क्या पर्पसेस हैं। धीरे धीरे मैं और भी चीज़ रिवील करूंगा, लेकिन हमने देखा था जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी अभी होने वाली है वो है गेट 2023 एस्पिरेंट्स। देखिए, गेट में हमने बात की थी कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें पहले से पता होते हैं कि डेफिनेटली हमारे एग्जाम में ये चीज़ें आएंगी। तो उन चीज़ों को सबसे पहले हमें कंप्लीट करना चाहिए। और इसलिए मुझे कभी न कभी ऐसा लगता है कि जैसे अभी ये 5 डेज़ बस बचे हुए, अगर अभी भी किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, लेकिन अगर वो डेडिकेटेड है और अगर आप चाहें तो मैं आपकी इसमें हेल्प भी कर सकता हूँ। आप भी अगर चाहें तो आज से ये 5 डेज़ की प्रिपरेशन में भी आप गेट को क्वालीफाई कर सकते हैं। आप में बहुत ज़्यादा आप में नॉलेज नहीं होगी, लेकिन नॉलेज होना और एग्ज़ाम क्वालीफाई करना बहुत ऐसा नहीं है कि एकदम हर जगह बिल्कुल सेम चीज़ है। सिर्फ क्वालीफाई करने की जहाँ तक बात है, आप अभी भी क्वालीफाई कर सकते हैं अगर हम चाहें। तो यहाँ पर 3-4 आवर्स के डेली सेशंस लाइव कंडक्ट करके हम इसकी कोशिश कर सकते हैं। इसके बारे में आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो आज के जो इस वीडियो का टॉपिक है दैट इज श्योर कॉन्सेप्ट फॉर गेट 2023। देखिए, जिस कॉन्सेप्ट की मैं बात करने वाला हूँ, कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ में बात नहीं करने वाला। मैं अपनी तरफ से कोई नया टेक्निक मैंने ईजाद नहीं की है। बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी को मैं कितने तरीके से उस पर क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप देखें तो जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं उससे सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में तो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही, उससे आपको कंट्रोल सिस्टम में भी क्वेश्चन मिलेगा, उससे आपको नेटवर्क थियरी में भी क्वेश्चन मिलेगा। जी हाँ, तो हम आज बात करने वाले हैं एलटीआई सिस्टम के एक कॉन्सेप्ट की, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिसेंट ईयर्स का अगर आप ट्रेंड देखें तो 3 to 4 मार्क के क्वेश्चंस हर बार इस कॉन्सेप्ट से पूछे जा रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट है आइजन वैल्यू आइजन फंक्शन का कॉन्सेप्ट, जिसको आगे अगर हम और इलेबोरेट करते हैं तो हमें मिलती है साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ एलटीआई सिस्टम। तो इसका आज हम डिस्कशन करेंगे। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिख रखे हैं, क्योंकि एलटीआई सिस्टम ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस फूरियर सीरीज में आ सकते हैं, कंटिन्यूस हो या डिस्क्रीट टाइम। आपके लैप्लास ट्रांसफॉर्म से आ सकते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म में आ सकता है, जेड ट्रांसफॉर्म में आ सकता है। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एक सब्जेक्ट के सभी टॉपिक्स में क्वेश्चंस ला सकते हैं इस टॉपिक से। इसके अलावा मैंने बोला 2 और सब्जेक्ट्स भी हैं जिनसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। तो बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं करके जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको आज हम देखेंगे, और कैसे आप क्वेश्चंस के लैंग्वेज को पहचान सकें कि ये वही क्वेश्चन है, ये भी हमारे इस कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। तो इसका हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी फिल्टरिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो सभी भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। लेकिन क्योंकि फिल्टर्स आपके डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो आज हम फिल्टरिंग में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू शुरू करते हैं वीडियो को। अगर हम बात करें सबसे पहले, अगर हम किसी भी एलटीआई सिस्टम की अगर हम बात करें तो एलटीआई सिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है? किसी भी एलटीआई सिस्टम में जब आप इम्पल्स इनपुट डेल्टा फंक्शन अगर इनपुट की तरह अप्लाई करते हैं, तब जो उसका आउटपुट आता है उसी आउटपुट को आप नाम देते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स। कंटिन्यूस टाइम सिस्टम है तो एच टी से नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है तो एच जेड से एच एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इम्पल्स रिस्पॉन्स का ट्रांसफॉर्म लेने से आपको मिलता है ट्रांसफर फंक्शन। तो अगर आपका कंटिन्यूस टाइम सिस्टम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एच टी का या तो फूरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन करेंगे एच ऑफ जी ओमेगा, या फिर आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइन करेंगे एच ऑफ एस। डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है तो एच ऑफ एन का आप डी टी एफ टी डिफाइन कर सकते हैं एच ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा, या फिर आप उसका जेड ट्रांसफॉर्म डिफाइन कर सकते हैं एच ऑफ जेड। तो हमें यह पता है कि एल टी आई सिस्टम के लिए अगर हम आउटपुट लिखते हैं तो आउटपुट वाई टी इज वॉट? इनपुट कन्वॉल्व विथ इम्पल्स रिस्पॉन्स। और मैथमेटिकली इस कॉन्वोल्यूशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कंटिन्यूस टाइम अगर है तो आप लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। या आप ये भी जानते हैं कि कन्वोल्यूशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह कि चाहे हम एक्स टी को एच टी से कन्वॉल्व करें या फिर हम एच टी को एक्स टी के साथ कन्वॉल्व करें, रिजल्ट हमारा सेम होगा। ठीक है। तो ये हमारे कंटिन्यूस टाइम सिस्टम एलटीआई सिस्टम में जब भी हमें टाइम डोमेन में आउटपुट चाहिए होगा तो हम यही यूज़ करते हैं कॉन्वोल्यूशन। ठीक है। और अगर आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में आउटपुट चाहिए तो डेफिनेटली आप इनके ट्रांसफॉर्म्स के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। आप y ऑफ s इक्वल्स टू लिख सकते हैं x ऑफ s इंटू एच ऑफ s, जिससे कि आप इस h ऑफ s को डिफाइन करते हैं ट्रांसफर फंक्शन ys अपॉन एक्स लैप्लास रेशियो ऑफ लैप्लास ऑफ आउटपुट एंड इनपुट under the assumption that the system is initially relaxed, that is system is not having any kind of initial conditions। ठीक है, तो ये तो चीज़ हमें पता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपके पास डिस्क्रीट टाइम सिस्टम होता
तो आप उसके आउटपुट yn को क्या लिखते, xn कन्वॉल्व विथ hn, और कॉन्वोल्यूशन समेशन से आप इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर लेते k इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ k h ऑफ n माइनस k से, या फिर यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी h ऑफ k x ऑफ n माइनस k। ठीक है, चलिए एक तो चीज़ ये हो गई। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जितनी बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट है बस 5-10 मिनट्स में उसकी बात करूंगा, फिर हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पर जाएंगे और सारे क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे। अगर हम बात करें कि किसी सिग्नल h ऑफ t के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर h ऑफ s है, तो बाय डेफिनेशन आप h ऑफ s कैसे फाइंड करते हैं, एनालिसिस इक्वेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो बहुत सिंपल, आपके पास है बाइलिनियर लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। जिस सिग्नल का कैलकुलेट करना है उसको e टू द पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लीजिए फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये जो हमारे पास जैसे ये हमने लिखी, इसको हम नाम देते हैं एनालिसिस इक्वेशन। अगर हम यही सिंथेसिस इक्वेशन भी लिखना चाहें, जरूरी नहीं है, फिर भी चलिए लिख लेते हैं हम। अगर हमें एच टी चाहिए एच ऑफ एस से, तो आप लिखते हैं 1/j2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम सिग्मा माइनस जे इन्फिनिटी टू सिग्मा प्लस जे इन्फिनिटी, और यहाँ पर आप लिखते हैं जिसका इनवर्स आपको चाहिए e टू द पावर प्लस एस टी डी एस। ठीक है, ये हम अगर आप देखें तो 1 मार्क क्वेश्चंस आपको जितने भी ट्रांसफॉर्म्स हैं उन सब के एनालिसिस और सिंथेसिस इक्वेशन पर भी बेस्ड आपको देखने को मिलते रहते हैं। मतलब अगर जैसे हम इस h ऑफ s में s इक्वल्स टू 0 पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन h ऑफ t dt इवेल्यूटेड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब इस h ऑफ t सिग्नल के अंदर का पूरा एरिया। तो ये सभी एरिया प्रॉपर्टीज के नाम से बिल्कुल आप कर लीजिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम बात करने वाले हैं, अगर मान लीजिए कि हम इस h ऑफ s की वैल्यू s की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर इवेल्युएट करें। अगर मान लीजिए हमने कहा कि हमें इस h ऑफ s की वैल्यू चाहिए एट s इक्वल्स टू s नॉट। हमारे पास s नॉट की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 2, 3, 4, 5, कुछ भी हम ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी ले सकते हैं। तो अगर हम इस h ऑफ s में s की वैल्यू s नॉट पे अगर हम इसको इवेल्युएट करेंगे, तो हमने यहाँ पर s की जगह s नॉट पुट किया, राइट हैंड साइड में भी जहाँ s है वहाँ s नॉट पुट करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, h ऑफ t e टू द पावर माइनस एस नॉट टी डी टी। ठीक है, ये तो इस इक्वेशन से हम अगर h ऑफ s की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ s के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो रिजल्ट आपको फाइनली मिलेगा, ये रिजल्ट हमेशा एक कांस्टेंट होगा। ये रिजल्ट हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेट किया और t की तो लिमिट्स पुट कर दी, तो t का टर्म हट जाएगा, s का टर्म बचता, और s की जगह पर भी अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी पुट कर दी, तो ओवरऑल जो ये टर्म आपको मिलेगा ये कैसा मिलेगा, ये कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो एक चीज यहां से हम ये समझ गए। अब देखिए अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ आइजन फंक्शन की, कॉन्सेप्ट ऑफ आइजन फंक्शन की, तो एक बहुत ही, अगर वन लाइन में अगर मैं बताऊं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ये काफ़ी कह सकते हैं आप एक्सप्लेन करने वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं, लेकिन अभी हम जितना सिर्फ हमें जानना ज़रूरी है हमारे लिए लास्ट मोमेंट पर, वो ये है कि अगर हमारे पास कोई भी LTI सिस्टम है, ठीक है, अगर कोई ऐसा इनपुट है, अगर कोई ऐसा इनपुट है x ऑफ t, जिस इनपुट के लिए इस LTI सिस्टम का आउटपुट, जिस LTI सिस्टम के लिए मान लीजिए कि इम्पल्स रिस्पॉन्स ht है, और इसका ट्रांसफॉर्म अगर आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिख रहे हैं तो hs, या अगर आप फूरियर ट्रांसफॉर्म लिख रहे हैं तो h ऑफ j ओमेगा। तो अगर इस सिस्टम का ऐसा बिहेवियर है कि कोई x ऑफ t ऐसा इनपुट है जिसके लिए अगर हम आउटपुट फाइंड करते हैं, और अगर ये आउटपुट हमारा इनपुट के ही किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन से मिल जाता है, मतलब अगर हम एक ऐसा इनपुट है हमारे पास जिसके लिए आउटपुट सिर्फ कैसे मिल जाए, इसी इनपुट में बस एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया और हमें आउटपुट मिल गया, तो ऐसे सभी इनपुट्स को हम कहते हैं आइजन फंक्शंस। दीज आर आइजन फंक्शंस फॉर दिस LTI सिस्टम। और ये इनपुट जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर आपको आउटपुट में मिलता है, इस कांस्टेंट को आप नाम देते हैं आइजन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू दिस आइजन फंक्शन। ठीक है, तो अब जितने भी हमारे पास x ऑफ t इनपुट्स होते हैं, आप यहां पर ये ध्यान रख सकते हैं कि ऑल इनपुट्स ऑफ द फॉर्म xt इक्वल्स टू e टू द पावर j ओमेगा नॉट t और e टू द पावर s नॉट t,
आर eigenfunctions for continuous time LTI systems। जितने भी कंटिन्यूस टाइम LTI सिस्टम्स होते हैं उनके लिए ये जितने भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है e⁻j⍵0t के फॉर्म के, इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को आप जानते हैं ये हमेशा एक पीरियोडिक सिग्नल है, और अगर कोई इसकी फ्रीक्वेंसी पूछे तो भी आपको पता है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ω0। तो ऐसे जितने भी इनपुट्स होते हैं वो सभी आइजन फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं, मतलब हमेशा इस इनपुट के लिए आउटपुट भी क्या मिलेगा, यही चीज बस एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर। बिल्कुल ऐसे ही S0t अगर e⁻S0t है, इसी में अगर मान लीजिए इस j⍵0 को अगर आप S0 नाम दे रहे हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस के लिए आपने देखा होगा S = j⍵ पुट करते हैं, तो वैसे ही अगर j⍵0 को अगर हमने क्या मान लिया, S0 नाम दे दिया, तो अगर हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा तो हम इससे कंपेयर करेंगे, अगर हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चन होगा तो हम इससे कंपेयर करेंगे। तो जितने भी ऐसे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है वो हमारे आइजन फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी लिखा xt कन्वॉल्व विथ ht, ये आपने लिखी वैल्यू -∞ to ∞ h of tau x of t minus tau d tau। अगर आपका xt जो आप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं अगर वो e⁻S0t के फॉर्म का है तो x of t minus tau क्या हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर t को t minus tau से रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपने इसको t minus tau से रिप्लेस कर दिया। इसको आप और क्या लिख सकते हैं, S0t इंटू e⁻−S0 tau, ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज़ को। तो अगर आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें तो आप लिख सकते हैं कि अगर हमारा x of t किस फॉर्म का सिग्नल हो, e⁻S0t के फॉर्म का या e⁻j⍵0t के फॉर्म का अगर कोई सिग्नल है तो इसके लिए जो हमारा आउटपुट आएगा वो हमारे पास कैसे मिल जाएगा, -∞ to ∞ h of tau, और इसकी जगह पर आपने लिखा e⁻S0t इंटू e⁻−of S0 tau d tau। अब यहाँ इंटीग्रेशन तो हमारा टाउ के रिस्पेक्ट में है, तो जो टी का टर्म है वो हमारे लिए इंटीग्रेशन से हम इसको बाहर कांस्टेंट रीड करके रख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं e⁻S0t इंटीग्रेशन -∞ to ∞ h of tau e⁻−S0 tau d tau। अब देखिए ये जो टर्म है अभी अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास h of t का लैप्लास हमें निकालना हो h of s, तो ये t तो डमी वेरिएबल है, आप t लिखें, टाउ लिखें, p लिखें, x लिखें, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप देखें तो h of t e⁻−st dt होता तो आप कहते हैं हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म h of s निकाल रहे हैं। अगर हमने यही s को S0 से रिलेट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास h of s की वैल्यू s = S0। इस चीज़ को हम और कह सकते हैं इट इज़ h of S0, वैल्यू ऑफ h of s एट s = S0 में बी रिटन एज h of S0। तो ये वैल्यू हमारे पास ऐसी है। ये इंटीग्रल अगर आप देखेंगे तो यही सेम इंटीग्रल आपको यहाँ भी दिख रहा है, मतलब ये जो हमारे पास चीज़ आ रही है हम t की जगह पर बस यहाँ टाउ दिख रहा है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन हमें मिला है ये इंटीग्रेशन हमें क्या दे रहा है, तो ये इंटीग्रेशन हमें दे रहा है वैल्यू h of s एट s = S0, जिसको हम और क्या कह सकते हैं, h of S0 कह सकते हैं। और हमने ये भी बात कर ली कि ये चीज़ हमेशा क्या होगी, एक कांस्टेंट होगी, ये भी बात कर ली हमने। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम इस कांस्टेंट को नाम दे दें लैम्डा, तो हमारा जो आउटपुट yt आ रहा है किस इनपुट के लिए, e⁻S0t के फॉर्म के किसी भी इनपुट के लिए, वो हमारे पास क्या है, लैम्डा इंटू, इस चीज़ को आपने लैम्डा कहा और ये e⁻S0t ही आपका क्या था, इनपुट x of t था। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हमारा आउटपुट हमें क्या मिला, yt = लैम्डा इंटू एक्स ऑफ टी मिला, ठीक है, जहां पर ये लैम्डा कांस्टेंट क्या है। तो जो ट्रांसफर फंक्शन होगा, जिस LTI सिस्टम से आपने इस e⁻S0t इनपुट को पास किया, उस सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन होगा उसकी वैल्यू s की किस वैल्यू के लिए, इस S0 वैल्यू पर अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको वो कांस्टेंट मिल जाएगा और आपको LTI सिस्टम का आउटपुट मिल जाएगा। मतलब अगर हमें किसी LTI सिस्टम का आउटपुट किसी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के लिए चाहिए तो बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं, और इसलिए आप फूरियर सीरीज को यूज़ करते हैं, क्योंकि फूरियर सीरीज में आपने देखा था कि किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बार आपने एक सिग्नल को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लिया, वहाँ हर एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के लिए आउटपुट बहुत इजीली निकालते चले गए आप। बस एक आपने कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल लिया, उसके लिए आउटपुट भी वही एक्सपोनेंशियल, सिर्फ एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कांस्टेंट आपने ट्रांसफर फंक्शन में वैल्यू पुट करके फाइंड कर ली। तो ये आपके लिए इसलिए कॉन्सेप्ट
जो है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की वजह से आउटपुट एलटीआई सिस्टम का कैसे निकाले, तो वो इस पर बेस्ड है। और इसीलिए अगर मान लीजिए कि हम कहें कि हमारे पास एक इनपुट है एक्स ऑफ टी, जिस इनपुट में हमारे पास हमने उसको रिप्रेजेंट कर लिया अगर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स में, तो अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा है कि 2 प्लस 5 ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस 6 ई टू द पावर जे 2 ओमेगा नॉट टी प्लस, ऐसा कुछ भी अगर हमारे पास ये इनपुट है, तो आप देख रहे हैं कि इसके इनपुट में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है। एक तो डीसी टर्म है, मतलब एक जीरो फ्रीक्वेंसी का भी सिग्नल है, एक ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, एक 2 ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको एक एलटीआई सिस्टम से पास करें और हम चाहते हैं कि ये सिग्नल हमारा ब्लॉक हो जाए, हम नहीं चाहते कि ये सिग्नल हमारा आउटपुट में पहुंचे, तो देखिए आप इस एलटीआई सिस्टम के लिए आप ये जानते हैं सिस्टम एलटीआई है मतलब लीनियरिटी और टाइम इनवेरिएंसी दोनों को फॉलो करेगा, सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा। तो इस पूरे इनपुट की वजह से आउटपुट देखना है तो अलग अलग आप निकाल सकते हैं। एक बार इसके लिए आउटपुट निकाल लीजिए। इस 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ई टू द पावर जे 0 इंटू टी। अगर हम कंपेयर करें जे ओमेगा नॉट टी, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी यहाँ पर 0 है। ऐसे ही ये भी एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल हो गया, ये भी एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल हो गया। तो इन सब की वजह से आउटपुट कैसे निकलता चला जाएगा, अगर आपके पास ये एच ऑफ जे ओमेगा इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है, अगर इस इनपुट की वजह से हम आउटपुट निकालेंगे तो हम एच ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू किसकी जगह पर कैलकुलेट करेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट पर, और उससे मल्टीप्लाई होकर ये इनपुट हमारे आउटपुट में आएगा। अगर हम नहीं चाहते कि ये इनपुट हमारा आउटपुट में आए, मतलब हम चाहते हैं कि इस इनपुट का जो पार्ट है इसको सिस्टम ब्लॉक कर दे, तो बस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन ऐसा बनाना पड़ेगा जिस ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू 2 ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर 0 हो जाए। क्योंकि हमें पता है कि इसके लिए आउटपुट क्या मिलेगा, हमें यही चीज आउटपुट में भी मिलेगी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर। वो कांस्टेंट क्या होगा, इस ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू 2 ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर जितनी होगी। अब अगर हमने ऐसा डिजाइन किया ट्रांसफर फंक्शन को कि 2 ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए, तो 0 इंटू दिस, इस सिग्नल के लिए आउटपुट क्या हो जाएगा 0। तो आप कहेंगे कि ये सिग्नल को हमने ब्लॉक कर दिया। तो ये फिल्टरिंग ऑपरेशन है जिसकी अभी हम रिक्वायरमेंट अभी हमारे नहीं है, बहुत ज़्यादा हम इसकी बात नहीं करते। तो अभी हमारे पास ये बस समझ गए हम कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल होगा तो उसकी वजह से आउटपुट कैसे मिल जाएगा, वही चीज आउटपुट में भी आएगी, बस एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। कांस्टेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू इस एस नॉट पर आप एस इक्वल्स टू एस नॉट पुट करके आप फाइंड कर लीजिए। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट डिस्क्रीट में भी आता है कि अगर हमारे पास कोई डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम है, इसके लिए इंपल्स रिस्पॉन्स एच एन है, ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ जेड है। तो अगर यहां पर कोई भी इनपुट इस फॉर्म का हो, एक्स एन इक्वल्स टू, या तो आप कहें ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन, या फिर आप कहें जेड नॉट टू द पावर एन के फॉर्म का, मतलब जेड नॉट इक्वल्स टू ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट। जितने भी यहाँ जेड नॉट का पावर एन है, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट का पावर एन पुट करेंगे तो आपको यही चीज मिलेगी। तो जितने भी ऐसे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, डिस्क्रीट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स, ये सभी डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम्स के लिए आइजन फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं, जिनके लिए आउटपुट फिर से क्या आएगा, आउटपुट वाई एन हमारा लेमडा इंटू एक्स एन ही आएगा, मतलब लेमडा इंटू जेड नॉट टू द पावर एन ही हमारा आउटपुट आएगा। अब फिर से ये लेमडा कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर भी आप लेमडा सिंपली फाइंड कर सकते हैं। जो इस ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ जेड की वैल्यू है, इसको आप जेड इक्वल्स टू जेड नॉट पर इवेल्युएट कर लीजिए, या फिर आप कहें कि अगर आपके पास ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा है, तो इसकी वैल्यू ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट पर फाइंड कर लीजिए। तो ये है हमारे आइजन वैल्यूज का कॉन्सेप्ट। ये सभी फंक्शन हमारे लिए क्या कहलाते हैं, आइजन फंक्शन कहलाते हैं। किसके, डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम्स के लिए। और उनके करस्पॉन्डिंग आइजन वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ऐसे हमारे पास की आइजन वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसी में जब हम फूरियर सीरीज में चलते हैं, तो देखिए फूरियर सीरीज की आपने एनालिसिस और सिंथेसिस इक्वेशंस देखी होंगी। अगर हम एक्स ऑफ टी कोई पीरियोडिक सिग्नल है जिसके लिए फंडामेंटल पीरियड टी है, फ्रीक्वेंसी अगर फंडामेंटल ओमेगा नॉट है, तो इसका आप फूरियर सीरीज कोफिशिएंट डिफाइन करते हैं 1/t। कोई भी एक टाइम पीरियड का इंटरवल आप ले सकते हैं, -t/2 से t/2 या 0 से t। जिस सिग्नल का कैलकुलेट करना है -j/(t dt)। किसी भी पीरियोडिक सिग्नल के लिए आप इस तरह से जो डिरिचलेट कंडीशन को फॉलो करते हैं, आप ऐसे फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और सिंथेसिस इक्वेशन क्या है, अगर हमें
एक्स ऑफ टी चाहिए तो हम कैसे बना सकते हैं, अपना सिग्नल कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हो तो? समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जो आपके फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हैं इनटू ई टू द पावर प्लस जे एन ओमेगा नॉट टी। तो ये आपके पास क्या दे देगा आपको, आपका सिग्नल एक्स ऑफ टी कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो अब अगर हम बात करें कि जैसे आप अगर इसको ओपन करते, अगर आप इसको ओपन करते तो एक्स ऑफ टी आपका कोई भी पीरियोडिक सिग्नल कैसे मिल जाता आपको, माइनस इन्फिनिटी से पुट करते हुए आ रहा है एन की वैल्यू को, आपने एन की वैल्यू को -2 पुट किया, -1 पुट किया, एन की वैल्यू को 0 पुट किया, एन की वैल्यू को +1 पुट किया, एन की वैल्यू को 2 पुट किया, तो आपको दिख रहा है कि किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को फिर से आप कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के फॉर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं। और इनमें से सभी, अब अगर आप इसको किसी एलटीआई सिस्टम में अप्लाई कर देंगे इस पीरियोडिक इनपुट को, तो आप अगर उस पूरे इनपुट की वजह से आउटपुट देखना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं हम, एलटीआई सिस्टम है तो अलग अलग इन सभी एक्सपोनेंशियल्स के लिए आउटपुट कैलकुलेट करते जाइए और बाद में सभी आउटपुट्स को भी सम कर दीजिए। सभी एक्सपोनेंशियल के लिए आउटपुट कैसे मिलेगा, जैसे इस एक्सपोनेंशियल की फ्रीक्वेंसी आप कहेंगे -2 ओमेगा नॉट, तो आपको अगर आप यहाँ से देखें तो अगर हम किसी एलटीआई सिस्टम में हम अगर एक इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, अगर हमने एक इनपुट अप्लाई किया एक्स ऑफ टी, इस इनपुट के लिए अगर हम मान लेते हैं कि इसके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है और अगर इसके फूरियर सीरीज कोफिशिएंट सी एन है, तो हम एक्स ऑफ टी को कैसे लिख सकते हैं, अभी अभी आपने देखा समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई टू द पावर माइनस प्लस जे एन ओमेगा नॉट टी से। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम एलटीआई सिस्टम में कोई पीरियोडिक इनपुट अप्लाई करते हैं, उस एलटीआई सिस्टम का आउटपुट भी हमेशा पीरियोडिक सिग्नल ही होगा, उसी फ्रीक्वेंसी का पीरियोडिक सिग्नल होगा जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी है, बस उसका फेज एंगल और एम्पलीट्यूड चेंज हो सकते हैं। तो अगर इसका आउटपुट आने वाला जो है अगर वो भी पीरियोडिक है, अगर हम मान लें कि वाई टी हमारे पास आउटपुट आ रहा है, ये भी अगर पीरियोडिक है, तो इस पीरियोडिक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी बोली जाती है कि बिल्कुल सेम होगी, जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी होगी पीरियोडिक सिग्नल एलटीआई सिस्टम में अप्लाई करने पर आउटपुट की भी फ्रीक्वेंसी वही होगी, आउटपुट की भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट ही होगी। लेकिन अब इसके फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स चेंज हो जाएंगे। अगर इसके फूरियर सीरीज कोफिशिएंट सी एन है तो उसके फूरियर सीरीज कोफिशिएंट हमने लिखा कुछ चेंज होकर हो गए डी एन। अब अगर ये भी एक पीरियोडिक सिग्नल है और इसके भी फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स आपको पता है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी आपको पता है, तो यूजिंग सिंथेसिस इक्वेशन हमें वाई टी को भी कैसे लिख सकते थे, समेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फूरियर सीरीज कोफिशिएंट इनटू ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। तो देखिए अगर हमें डी एन पता चल जाए बस, तो हमें फ्रीक्वेंसी तो पता है आउटपुट सिग्नल की, तो हम आउटपुट सिग्नल फाइंड कर सकते हैं। तो यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ आइजन वैल्यू जो अभी अभी हमने देखा, हमने बात की कि जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, जब ये आउटपुट में जाएगा तो यही कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल रहेगा, लेकिन बस क्या चेंज हो जाएगा, इसमें हमें एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए जो हमारे सी एन और डी एन के बीच का रिलेशन है, वो हमें सी एन और डी एन के बीच का रिलेशन मिलता है ऐसे, डी एन इज इक्वल्स टू सी एन इंटू आउटपुट के फूरियर सीरीज कोफिशिएंट मिल जाए तो हम आउटपुट फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द सिंथेसिस इक्वेशन। अब आउटपुट के फूरियर सीरीज कोफिशिएंट कैसे मिलेंगे, अगर आपको इनपुट के फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स पता है तो बस उस इनपुट के फूरियर सीरीज कोफिशिएंट को जो भी आपके इस एलटीआई सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है फूरियर ट्रांसफॉर्म, अगर उसका एच ऑफ जे ओमेगा, तो इस एच ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है एट ओमेगा इक्वल्स टू, ये डी एन का क्या मतलब है, हम nth हार्मोनिक के लिए आउटपुट का फूरियर सीरीज कोफिशिएंट देखना चाहते हैं। तो nth हार्मोनिक का हमारे पास इनपुट का फूरियर सीरीज कोफिशिएंट होने चाहिए और आपको इस ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी पर, मतलब इसी n ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर। तो अगर आपको आउटपुट के फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स चाहिए, इनपुट के फूरियर सीरीज कोफिशिएंट अगर आपके पास हैं, तो आपको सिर्फ करना ये है कि ट्रांसफर फंक्शन जो है उसमें ओमेगा को n ओमेगा नॉट से रिप्लेस कर दीजिए। मतलब अगर आपको थर्ड हार्मोनिक के लिए d3 चाहिए, तो जो इनपुट के थर्ड हार्मोनिक का कोफिशिएंट होगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना है एच ऑफ जे ओमेगा को किससे रिप्लेस करके, ओमेगा को 3 ओमेगा नॉट से रिप्लेस करके। इतनी चीज़ अगर हम समझ गए
तो अब हम बस सीधे क्वेश्चन पर आएंगे और सभी क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर एक और चीज़ क्या ध्यान रखनी है आपको। जैसे हमने यहाँ पर बात की कि अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को, जैसे आप ये जानते हैं कि अगर हम लिखते हैं cos ओमेगा नॉट टी, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1/2 ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी। या अगर आप लिखते हैं साइन ओमेगा नॉट टी, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 जे माइनस 1/2 जे। तो इसका ये मतलब हुआ कि जितने भी साइनोसॉइडल सिग्नल्स हैं, अल्टीमेटली आप उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स। तो इसलिए जो कॉन्सेप्ट हमने आइजन फंक्शन का पढ़ा कि अगर हम ये सिग्नल अप्लाई कर दें, ऐसा कोई कॉस या साइन का इनपुट सिग्नल किसी एलटीआई सिस्टम में, उसकी वजह से अगर हमें पूरा आउटपुट चाहिए, तो पहले इस एक्सपोनेंशियल के आउटपुट निकाल लीजिए, इसका आउटपुट निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर तो आपको आउटपुट निकालना है अगर, तो इसलिए यहां पर हम अब बात करते हैं साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ एलटीआई सिस्टम। तो उसी आइजन फंक्शन पर बेस्ड है। इसका डेरिवेशन आपको नहीं करा रहा, आपको ये याद रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी एलटीआई सिस्टम में, ये अगर आपका एक एलटीआई सिस्टम है, कंटिन्यूस टाइम एलटीआई सिस्टम, इंपल्स रिस्पॉन्स एच टी है, फूरियर ट्रांसफॉर्म एच ऑफ जी ओमेगा है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एच ऑफ एस है। तो जब भी आप इस एलटीआई सिस्टम में कोई साइनोसॉइडल इनपुट अप्लाई करेंगे, एक्स ऑफ टी इज ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाई लिखे प्लस थीटा कुछ भी हो, या फिर एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा नॉट टी, जब भी हम किसी एलटीआई सिस्टम में कोई साइनोसॉइडल इनपुट अप्लाई करते हैं, तो इसका रिस्पॉन्स भी हमेशा एक साइनोसॉइडल सिग्नल ही होगा। क्या ध्यान रखना आपको, सभी एलटीआई सिस्टम का साइनोसॉइडल रिस्पॉन्स हमेशा एक साइनोसॉइडल सिग्नल ही होगा, जिस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी वही होगी जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी है। इनपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी है इन दोनों सिग्नल्स की, ओमेगा नॉट। मतलब यहां भी जो सिग्नल आएगा वो भी साइनोसॉइडल होगा, उसकी भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट ही होगी। बस क्या चीजें चेंज हो सकती हैं, ये जो एम्पलीट्यूड यहाँ ए है, ये एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है, और यहाँ जो टोटल फेज एंगल है ओमेगा नॉट टी, ये टोटल फेज एंगल चेंज हो सकता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट किस फॉर्म का आएगा, बी कॉस ओमेगा नॉट टी, या बी साइन लिखे या कॉस लिखे, साइन के लिए मैं साइन लिख देता हूं, ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। देखिए क्या क्या हो गया, एम्पलीट्यूड ए से चेंज होकर बी हो गया, और फेज एंगल जो यहाँ सिर्फ ओमेगा नॉट टी था उसमें आपको कुछ फेज शिफ्ट मिला। ये फेज शिफ्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, ये फेज शिफ्ट नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब अगर आपको किसी भी साइनोसॉइडल सिग्नल के लिए एलटीआई सिस्टम का आउटपुट चाहिए, तो आपको ये ओमेगा नॉट तो पता ही है, ये तो यहाँ इनपुट में आपको दिख रहा होगा ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है। तो आपको सिर्फ दो चीजें फाइंड करनी है, क्या क्या, बी और फाई। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि बी की वैल्यू, एम्पलीट्यूड जो होगा आउटपुट सिग्नल का, दैट विल बी ए इंटू जो इनपुट का एम्पलीट्यूड है, मल्टीप्लाइड विथ जो हमारे इस ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू है एट इनपुट फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। जो आपके ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड होगा ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी, मतलब इनपुट फ्रीक्वेंसी पर, सिर्फ उस मैग्नीट्यूड से अगर हम इस इनपुट के एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें आउटपुट का मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा। और अगर आपको फाई चाहिए तो फाई की वैल्यू सिंपली जो इस एच ऑफ जे ओमेगा का फेज एंगल होगा, फिर से किस फ्रीक्वेंसी पर, एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। आउटपुट क्या होगा, जो अगर हमें आउटपुट के लिए देखें तो हमें सिर्फ बी और फाई की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो बी कैसे मिल जाएगा, इनपुट का एम्पलीट्यूड ए पता है आपको ट्रांसफर फंक्शन पता है, उस ट्रांसफर मान लीजिए एच ऑफ एस गिवन है। अगर मान लीजिए एच ऑफ एस आपके पास गिवन होता 1/s+1, तो सबसे पहले आप इसमें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए एस को रिप्लेस कीजिए जे ओमेगा से, क्या आ गया 1/j⍵+1। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा 1/√ω² + 1। इसका फेज एंगल कैलकुलेट कर लीजिए,
इनपुट का फेज एंगल 0 डिग्रीज माइनस न्यूमरेटर का फेज एंगल 0, डिनोमिनेटर का फेज एंगल tan इनवर्स इमेजनरी अपॉन रियल मतलब ओमेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड और फेज है वो ओमेगा का फंक्शन है। यहाँ हम ओमेगा की जैसे जैसे वैल्यू चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नीट्यूड और फेज एंगल चेंज होता जाएगा। तो जिस इनपुट फ्रीक्वेंसी, इनपुट की जो भी फ्रीक्वेंसी है, अगर आप उसके लिए देखना चाहते हैं आउटपुट कैसा होगा, तो ये बी कैसे मिलेगा, ये जो एच ऑफ जी ओमेगा है, जो भी इनपुट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा, यहाँ पर वो ओमेगा की वैल्यू पुट कीजिए, आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा एच ऑफ जी ओमेगा का, उसको इनपुट के एम्पलीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आउटपुट का एम्पलीट्यूड भी मिल जाएगा। ऐसे ही आपने ट्रांसफर फंक्शन का फेज एंगल फाइंड कर लिया, ओमेगा का फंक्शन है, जिस इनपुट फ्रीक्वेंसी पर आपको देखना है आउटपुट, वो इनपुट फ्रीक्वेंसी यहाँ ओमेगा की जगह पुट कीजिए, एच ऑफ जी ओमेगा का फेज एंगल मिल जाएगा, वही सिंपली आपके फाई की वैल्यू है। तो देखिए अब मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ कि इतनी देर में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की और फिर हम सीधे चलते हैं क्वेश्चंस पर, 2 मिनट्स मोर। तो सबसे पहले हमने बात की कि जितने भी ऐसे फंक्शंस हैं, चाहे कंटिन्यूस टाइम सिस्टम हो या डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, जिसके लिए अगर हम जितने भी ऐसे इनपुट्स हैं जिनके लिए आउटपुट वही इनपुट आए बस एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर, तो ऐसे सभी इनपुट्स को हम आइजन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, सिस्टम है, तो ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी या ई टू द पावर एस नॉट टी हमेशा क्या होंगे, आइजन फंक्शन की तरह बिहेव करेंगे। इनके लिए आउटपुट कैसे निकालेंगे हम, आउटपुट भी यही होगा ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी, बस ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, जो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू है एच ऑफ एस की वैल्यू एस इक्वल्स टू एस नॉट पर, या एच ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट पर। ऐसे ही आपने बात की डिस्क्रीट के लिए भी, और फिर हमने बात की डिस्क्रीट के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, जितने भी ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन के फॉर्म के सिग्नल्स हैं, या फिर इनको हम जेड नॉट का पावर एन कह सकते हैं, जेड नॉट क्या हमारा ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट ही हमारा जेड नॉट है। तो ऐसे सभी इनपुट्स के लिए आउटपुट हमारा सिंपली यही इनपुट होगा, बस एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर आएगा। उस कांस्टेंट की वैल्यू भी कैसे मिल जाएगी हमें, अगर हमने एच ऑफ जेड निकाल रखा है तो एच ऑफ जेड में जेड की जगह जेड नॉट पुट कर दीजिए, और अगर आपने डी टी एफ टी एच ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा निकाल रखा है तो उसमें ओमेगा की जगह ये ओमेगा नॉट पुट कर दीजिए। इसके बाद फिर हमने देखा कि अगर कोई हम पीरियोडिक सिग्नल्स की बात करते हैं तो वहाँ फुरियर सीरीज भी एप्लीकेबल है। तो अगर हम एलटीआई सिस्टम से किसी पीरियोडिक इनपुट को अगर हम पास करते हैं तो उसका आउटपुट भी पीरियोडिक होगा, उसी फ्रीक्वेंसी का पीरियोडिक सिग्नल होगा। तो फुरियर सीरीज कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन होगा, इनपुट और आउटपुट के बीच में फुरियर सीरीज कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन, वो आउटपुट का फुरियर सीरीज आपको कैसे मिल जाएगा कोफिशिएंट, उसी हार्मोनिक के इनपुट के फुरियर सीरीज कोफिशिएंट में सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है जो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू है किस फ्रीक्वेंसी पर, उस हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब nth हार्मोनिक के लिए अगर आप देख रहे हैं तो n ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर जो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू है, बस उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। और इसके बाद फिर हमने बात की साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस की कि अगर आप कभी भी किसी एलटीआई सिस्टम में अगर साइन या कॉस का फंक्शन अगर अप्लाई कर रहे हैं, डेफिनेटली उसका आउटपुट भी साइन या कॉस का ही फंक्शन आएगा, उसी फ्रीक्वेंसी का आएगा जिस फ्रीक्वेंसी का आपका इनपुट सिग्नल है, बस उसका एम्पलीट्यूड चेंज होकर ए से बी हो जाएगा। ए और बी तो सिंबॉलिकली हमने लिखा है, और दोनों के बीच में एक फेज शिफ्ट होगा। तो एम्पलीट्यूड में चेंज कितना होगा या फेज शिफ्ट कितना होगा, ये सभी चीज़ें सिर्फ किस पे डिपेंड करती हैं, ट्रांसफर फंक्शन की क्या वैल्यूज़ हैं जिस इनपुट सिग्नल को हम देख रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी पर। तो ये अगर आपको आउटपुट का एम्पलीट्यूड चाहिए तो इनपुट के मैग्नीट्यूड को, मतलब इनपुट के एम्पलीट्यूड को ट्रांसफर फंक्शन के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर लेंगे। किस फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड देखना होगा, जो इनपुट आप अप्लाई कर रहे हैं उस इनपुट की फ्रीक्वेंसी पर। और इनपुट और आउटपुट के बीच में फेज शिफ्ट भी कितना होगा, जितने इस ट्रांसफर फंक्शन के फेज एंगल की वैल्यू होगी इनपुट फ्रीक्वेंसी पर। इतनी चीज़ें अगर हम समझ गए तो चलिए अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं, और बिल्कुल आपसे क्वेश्चंस बनने चाहिए, और ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इनमें से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चंस। ये जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया ये फूरियर सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन यहाँ पर एक बार क्वेश्चन पढ़िए आप, और एक बार कोशिश कीजिए पॉज करके वीडियो को समझने की कि यहाँ पर क्या पूछा गया और हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होप कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, कंसिडर अ कंटिन्यूअस टाइम एलटीआई सिस्टम हुज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज। ट्रांसफर फंक्शन आपको एक कंटिन्यूअस टाइम एलटीआई सिस्टम का गिवन है साइन 4 ओमेगा अपॉन ओमेगा। चलिए मैं लिखते चलता हूँ। हमारे पास एक एलटीआई सिस्टम है, इसका ट्रांसफर फंक्शन है एच ऑफ जी ओमेगा लिखे, एच ऑफ ओमेगा लिखें, साइन 4 ओमेगा अपॉन ओमेगा।
चलिए, ये तो हमें समझ में आ गया। अब क्या पूछा गया हमसे, बोला गया हम इसमें एक इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। इनपुट ऑफ दिस सिस्टम इज अ पीरियोडिक सिग्नल। एक पीरियोडिक इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं। जो इनपुट कैसा है, जिसकी वैल्यू 2 है 0 से 4 सेकंड्स के लिए और -2 है 4 से 8 सेकंड्स के लिए। एक 8 सेकंड एक टाइम पीरियड इंटरवल में आपको सिग्नल बता दिया गया। मतलब अगर आप सिग्नल देखते तो ऐसा आप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। इसमें ये इनपुट आपने अप्लाई किया 0 से 4 सेकंड्स +2, 4 से 8 सेकंड्स -2, इस टाइप का आपका ये पीरियोडिक सिग्नल है। ये आपने इनपुट में अप्लाई कर दिया। ये आपका इनपुट x ऑफ t +2 -2 4 8 12 एंड सो ऑन विथ रिस्पेक्ट टू t इट विल बी -4 एंड सो ऑन। ये इनपुट हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर क्या पूछा गया हमसे, तो हमसे पूछा गया कि आउटपुट yt क्या होगा। देखिए अभी अभी हमने क्या बात की, अभी अभी हमने ये बात की कि अगर सिग्नल पीरियोडिक है इनपुट, तो इस इनपुट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग फूरियर सीरीज समेशन फ्रॉम n इक्वल्स टू -∞ टू ∞। अगर हम मान लें कि इसके फूरियर सीरीज कोफिशिएंट cn है, तो cn e टू द पावर jn ओमेगा नॉट t से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस पीरियोडिक सिग्नल के लिए LTI सिस्टम का जो आउटपुट आएगा yt, ये yt भी हमेशा एक पीरियोडिक सिग्नल होगा। अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड 8 है तो आउटपुट का भी टाइम पीरियड 8 ही होगा। और आउटपुट का अगर हम कहें कि फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स अगर dn है, तो आउटपुट हमें कैसे मिल जाएगा। अगर हम dn फाइंड कर लें और सिंथेसिस इक्वेशन अप्लाई कर दें, तो -∞ टू ∞ dn e टू द पावर jn ओमेगा नॉट t से हमें क्या मिल जाएगा, हमें आउटपुट की वैल्यू मिल जाएगी। तो मतलब आउटपुट फाइंड करने के लिए अगर हम dn फाइंड कर लें तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। और आपने क्या देखा कि cn और dn के बीच में रिलेशन कैसा होगा, तो आपने लिखा था dn की वैल्यू क्या होगी, जो इनपुट के कोफिशिएंट्स होंगे cn, बस हमें उसी को मल्टीप्लाई करना है किससे, जो हमारे ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू होगी किस फ्रीक्वेंसी पर, n ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर। ओमेगा की वैल्यू को हम अगर n ओमेगा नॉट से रिप्लेस कर देंगे, तब हमारी जो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू होगी उसको इनपुट के फूरियर सीरीज में मल्टीप्लाई करने से हमें आउटपुट के फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे। और आउटपुट के कोफिशिएंट्स मिल गए तो इसको dn को यहाँ पुट करके हम अपना yt कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो ओमेगा नॉट है, आपको बताया गया कि टाइम पीरियड t की वैल्यू है 8 सेकेंड्स, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई अपॉन t से 2 पाई अपॉन 8 दैट इज π/4 रेडियंस पर सेकेंड। तो हमारे पास जो ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, दैट इज π/4। मतलब अगर हम dn देखें तो हमें dn कैसे मिल जाएगा, cn मल्टीप्लाइड विथ h ऑफ j ओमेगा किस फ्रीक्वेंसी पर, ओमेगा इक्वल्स टू n π/4। n ओमेगा नॉट हमें लिखना था, ओमेगा नॉट की जगह हमने π/4 पुट कर दिया। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो ट्रांसफर फंक्शन है इसकी वैल्यू अगर हम ओमेगा की जगह पर क्या पुट करते हैं n π/4, तो हमें कैसी मिल रही है, ठीक है। चलिए अगर हम देखें, हमारे पास है h ऑफ j ओमेगा इज sin 4 ओमेगा अपॉन ओमेगा। अगर हम इसकी वैल्यू देखना चाहते हैं कहाँ पर, एट ओमेगा इक्वल्स टू n ओमेगा नॉट दैट इज n π/4, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन ऑफ 4 इंटू n π/4 डिवाइडेड बाई, बस हम ओमेगा की जगह पर n π/4 पुट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई n π/4। देखिए 4 4 कैंसल्ड, क्या आया हमारे पास, साइन n पाई डिवाइडेड बाई n π/4। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि साइन जितने भी पाई के इंटीजर मल्टीपल्स होते हैं, साइन 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन, उन सभी की वैल्यू 0 होती है। और आपको पता है कि जो नंबर ऑफ हार्मोनिक्स है n, ये कभी भी नॉन इंटीजर नहीं हो सकता, यह हमेशा इंटीजर होगा। तो इसका मतलब है साइन n पाई हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा। इसका मतलब h ऑफ j ओमेगा की वैल्यू एट ओमेगा इक्वल्स टू n ओमेगा नॉट इज 0 फॉर ऑल n। n की आप कुछ भी वैल्यू चुनेंगे तो हमेशा ही h ऑफ j ओमेगा की वैल्यू n ओमेगा नॉट पर कितनी मिलेगी, 0। ये समझ में आ गया हमें कि h ऑफ ओमेगा की वैल्यू n ओमेगा नॉट पर हमेशा ही 0 होने वाली है, ऐसा यहाँ पर केस हमारे पास गिवन था। अब अगर ये चीज़ 0 हो गई तो dn की वैल्यू क्या लिखी आपने, cn इंटू एच ऑफ j ओमेगा एट ओमेगा इक्वल्स टू n ओमेगा नॉट। तो अगर ये हमारा टर्म हमेशा ही 0 है n की सभी वैल्यू के लिए, तो इनपुट के कोफिशिएंट्स कुछ भी हो, आउटपुट के कोफिशिएंट्स हमेशा क्या मिलेंगे, हमें 0 मिलेंगे। इसका मतलब dn भी हमारा 0 होगा फॉर ऑल n।
ये सिंबल आप जानते हैं, इट इज़ फॉर ऑल n। तो मतलब हम चाहे इनपुट का कोफिशिएंट कुछ भी हो, आउटपुट के फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हमेशा ही क्या होंगे, जीरो होंगे। और अगर आउटपुट के कोफिशिएंट जीरो हो गए तो आपने लिख रखा है कि जो आउटपुट आएगा हमारा वो मिलना तो हमें इसी से था, समेशन n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी से। अब अगर डी एन हमेशा जीरो है, इट इज़ जीरो फॉर ऑल n, ये सभी n की वैल्यूज़ के लिए जीरो है, देयर फॉर आउटपुट वाई एन, आउटपुट वाई टी, देयर फॉर आउटपुट वाई टी इज ऑलवेज जीरो। इसलिए आउटपुट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। तो इसलिए आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाता, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये डी ऑप्शन हमें जीरो दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया वो फूरियर सीरीज से लिया। तो फूरियर सीरीज में क्या क्या चीज़ें आपको समझनी चाहिए, इनपुट और आउटपुट के फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होगा, डिपेंड करता है किस पर, ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, किस फ्रीक्वेंसी पर, जो आपके इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास। अब अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर सोचने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास हमारे पास गिवन है कंटिन्यूस टाइम आइडियल लो पास फिल्टर। देखिए जब भी कोई फिल्टर आता है एग्जाम में तो आपको घबराना नहीं है कि यार हम तो फिल्टर पढ़ के ही नहीं है। फिल्टर्स आर नथिंग बट कंटिन्यूस टाइम कॉजल स्टेबल एलटीआई सिस्टम्स। अगर कंटिन्यूस की बात करते हैं तो कंटिन्यूस या डिस्क्रीट में फिल्टर जो भी हैं वो सिर्फ कॉजल स्टेबल एलटीआई सिस्टम्स ही होते हैं, ठीक है। तो एलटीआई सिस्टम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। एक एलटीआई सिस्टम का आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पांस दे दिया गया, मतलब ट्रांसफर फंक्शन दे दिया गया एच ऑफ जे ओमेगा। इसकी वैल्यू 1 है, कहाँ से कहाँ तक, जब तक हम ओमेगा की वैल्यू -100 से +100 लेंगे। बोला गया आपसे कि व्हेन एन इनपुट एक्स ऑफ टी विद फंडामेंटल पीरियड टी इक्वल्स टू π/4 एंड फूरियर सीरीज कोफिशिएंट Cn इज अप्लाइड टू द सिस्टम। इस सिस्टम में हम एक इनपुट अप्लाई कर रहे हैं जिसका पीरियड π/4 है सेकेंड्स और कोफिशिएंट्स इसके फूरियर सीरीज कोफिशिएंट Cn है, देन आउटपुट yt इज सेम एज xt। तो क्या होता है, हमारा जो आउटपुट है वो बिल्कुल इनपुट के ही बराबर हमें मिलता है। ऐसे सिस्टम से पास करने पर जो आउटपुट है वो इनपुट के बराबर मिलता है, बोला गया, ठीक है। तो क्या पूछा गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इट इज गारंटीड दैट Cn इक्वल्स टू 0। n की किन वैल्यूज के लिए हमारा ये Cn डेफिनेटली 0 होगा, ये आपसे पूछा गया। 4 ऑप्शंस हैं, एक बार देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए सॉल्व करने की। चलिए तो ट्राई कर लिया होगा आपने और मुझे उम्मीद है कि बन भी जाना चाहिए क्वेश्चन आपसे। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, द आउटपुट yt इज सेम एज xt। आउटपुट yt इज सेम एज xt। अभी अभी हमने क्या बात की, देखिए फिर से मैं लिख रहा हूं, अभी अभी हमने ये बात की कि अगर हमारे पास ये LTI सिस्टम है जिसके लिए हमारे पास h ऑफ जे ओमेगा हमें पता है, तो अगर हम यहाँ इनपुट देखेंगे तो xt को हम लिख सकते हैं, अगर xt के फूरियर सीरीज कोफिशिएंट Cn है तो Cn e टू द पावर jn ओमेगा नॉट टी फ्रॉम -∞ टू +∞ फॉर द वैल्यूज ऑफ n। और इसके लिए जो आउटपुट आएगा वो भी हमने कहा पीरियोडिक होगा, उसी फ्रीक्वेंसी का पीरियोडिक सिग्नल होगा और बस उसके फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट आता है yt, हम उसको लिखते समेशन -∞ टू इन्फिनिटी dn e टू द पावर +jn ओमेगा नॉट टी। इसकी भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, इसलिए एक्सप्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आए, यहाँ भी ओमेगा नॉट लिखा हमने और यहाँ भी हमने ओमेगा नॉट लिखा। अब अगर बोला गया कि इनपुट और आउटपुट सेम है तो ये चीज़ सेम है, सारा एक्सप्रेशन सेम है, इसका मतलब एज गिवन yt इज इक्वल्स टू xt, इट मीन्स dn इक्वल्स टू Cn। इसका क्या मतलब हुआ, जब आपके फूरियर सीरीज कोफिशिएंट दोनों के सेम होंगे तभी दोनों इनपुट्स भी आउटपुट्स भी सेम होंगे। तो अब अगर आपसे पूछा गया देयरफॉर इफ Cn 0, अगर Cn 0 है तो वहां पर क्या होगा, Dn भी 0 होना चाहिए। Cn 0 है तो Dn भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब आपको यह भी पता है कि Dn मिलता कैसे आपको, तो आपको Dn मिलता जब आप इनपुट को किससे मल्टीप्लाई करते, जो आपका h ऑफ ओमेगा है, अगर आप उसको ओमेगा इक्वल्स टू n ओमेगा नॉट पर इवेल्युएट करते, कहाँ पर इवेल्युएट करते, n ओमेगा नॉट पर, और उसको मल्टीप्लाई करते इनपुट के कोफिशिएंट में, तो आपको वैल्यू 0 मिलनी चाहिए। तो अब अगर dn 0 है, इसका मतलब है कि h ऑफ ओमेगा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो n ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। जहाँ पर ये h ऑफ ओमेगा
एन ओमेगा नॉट पर हमारा ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो इंटू एनीथिंग विल गिव यू ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि हमें एन की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस एन के लिए एन ओमेगा नॉट की वैल्यू हमारे पास एच ऑफ ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या गिवन है, यहाँ पर आपको ऐसा ये ट्रांसफॉर्म गिवन है। अगर आप एच ऑफ ओमेगा देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको एच ऑफ जी ओमेगा का जो मैग्नीट्यूड गिवन है ये आपको गिवन है इस फॉर्म में, मैग्नीट्यूड नहीं, नॉर्मली एच ऑफ जी ओमेगा ही गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास एच ऑफ ओमेगा गिवन है, एच ऑफ जी ओमेगा, जो -100 से +100 तक है विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा। और जो हमारे पास इनपुट सिग्नल है हमें ये भी बता दिया गया कि इनपुट फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास वो कितनी है, π/4। अगर इनपुट टाइम पीरियड π/4 सेकेंड्स है तो इनपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2π/π/4, मतलब कितनी आगे वैल्यू, 8 रेडियंस पर सेकेंड। तो अगर ओमेगा नॉट की वैल्यू 8 है, अगर आप देखें तो इस जे ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 कब है, जब हमारे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 100 रेडियन से ज़्यादा हो जाए, +100 या फिर -100 से कम। और तो मतलब जब तक हमारे ओमेगा की वैल्यू अगर हम 100 से ज़्यादा ले लें या -100 से कम ले लें तो उन सभी फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा एच ऑफ ओमेगा कितना है, 0, ठीक है। ये मतलब अगर हम ये चाहते हैं कि डी एन हमारा 0 हो जाए, जो किसके बराबर है, एच ऑफ जी ओमेगा एट ओमेगा इक्वल्स टू एन ओमेगा नॉट। तो यहाँ पर लिखा हमने फॉर डी एन टू बी ज़ीरो क्या होना चाहिए, इस एच ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू एट ओमेगा इक्वल्स टू एन ओमेगा नॉट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो एच ऑफ जे ओमेगा हमारा 0 कब है, जब हम ओमेगा की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 100 से ज़्यादा ले लें। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ तब फॉलो होगी जब अगर हम एन ओमेगा नॉट का मैग्नीट्यूड देखें। तो एन ओमेगा नॉट का मैग्नीट्यूड अगर 100 से बड़ा हो गया, अगर हम ओमेगा की जगह एन ओमेगा नॉट पुट करने वाले हैं, अगर इस ओमेगा की वैल्यू 100 से बड़ी हो गई मैग्नीट्यूड वाइज, तो उस फ्रीक्वेंसी पर हमें दिख रहा है कि हमारे ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसलिए जब एन ओमेगा नॉट का मैग्नीट्यूड 100 से बड़ा हो जाएगा तो ये टर्म 0 और उसको सी एन से मल्टीप्लाई किया तो डी एन 0। तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया, इस कंडीशन पर हमारा रिजल्ट सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अब ओमेगा नॉट की वैल्यू आपको पता है 8, तो जब 8n का मैग्नीट्यूड 100 से बड़ा हो, इसका मतलब n का मैग्नीट्यूड हमारा बड़ा होना चाहिए 100/8 मतलब 12.5 से। तो 12.5 से जब भी हमारा n बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए हमारे पास जो फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स मिलेंगे आउटपुट के वो 0 होंगे। और क्योंकि आउटपुट और इनपुट सेम है तो जब आउटपुट के फूरियर सीरीज कोफिशिएंट 0 होंगे तो इनपुट के भी फूरियर सीरीज कोफिशिएंट 0 होंगे। तो 12.5 से बड़ा होना चाहिए, और n इंटीजर होता है तो इसलिए 12.5 से कहें या आप कहें 12 से, क्योंकि नेक्स्ट जो इंटीजर आएगा 13, तो n इक्वल्स टू 13 पर अगर आप देखेंगे एन ओमेगा नॉट की वैल्यू तो 13 इंटू 8 104 वैसे ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए जब n की वैल्यू हमारी 12 से ज़्यादा होगी इंटीजर में, तब हमारा जो आउटपुट का फूरियर सीरीज कोफिशिएंट होगा वो भी, और इनपुट का जो फूरियर सीरीज कोफिशिएंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0। इसलिए अगर आप इसके सही आंसर को चुना आपने तो बिल्कुल आपने इसको गैस कर लिया होगा। ये जो ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है कि व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ n इज ग्रेटर देन 12, तो उस केस में हमारा 12 से बड़ा मतलब n तो इंटीजर है, 12 से बड़ा क्या होगा, 13 ही होगा, या 13 से ज़्यादा और भी चीज़ें। तो जब हम n की वैल्यू को 12 से बड़ी कोई भी इंटीजर वैल्यू लेंगे, हर उस इंटीजर वैल्यू ऑफ n के लिए हमारे इस LTI सिस्टम का जो आउटपुट आएगा वो 0 होगा, और इनपुट आउटपुट दोनों के फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स भी क्या होंगे, 0 होंगे। होप कि आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। चलिए इसके बाद हम कुछ इजी क्वेश्चंस को ट्राई कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा, कुछ आपके लिए होमवर्क छोड़ दूंगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है हमारे पास। अब ये फूरियर ट्रांसफॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ भी कॉन्सेप्ट आइजन फंक्शन का ही है जो हमने साइनसोइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस देखा था। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चंस आपको गिवन है। हमें एक LTI सिस्टम के लिए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बता दिया गया। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मतलब ये मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है, ये फेज रिस्पॉन्स है। इन दोनों को कलेक्टिवली जब आप बात करते हैं तो इनको आप कलेक्टिवली फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपको गिवन है कि एच ऑफ जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स दे दिया गया। आपको क्या बोला गया, एक बार अगर हम इस सिस्टम में एक्स टी अप्लाई करते हैं cos 2π t + थीटा तो आउटपुट क्या होगा, और एक बार अगर हम अप्लाई करते हैं cos 4π t + थीटा तो आउटपुट क्या होगा। देखिए यहाँ पर साइनसोइडल इनपुट अप्लाई करने वाले हैं फिर से हम एक LTI सिस्टम में। तो सबसे पहले क्या ध्यान में आ जाना चाहिए हमें कि अगर हम एक LTI सिस्टम ले रहे हैं और यहाँ पर अगर हम एक इनपुट अप्लाई करने वाले हैं a cos ओमेगा नॉट t + थीटा,
ठीक है, ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा टोटल फेज एंगल है। तो अगर हम इसको हम LTI सिस्टम में अप्लाई करने वाले हैं जिसका ट्रांसफर फंक्शन है हमारे पास h ऑफ ओमेगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, साइनसॉइडल इनपुट है, आउटपुट भी साइनसॉइडल आएगा, देख चुके हैं हम। तो हमारा आउटपुट आएगा इस केस में b cos, एम्पलीट्यूड a से चेंज होकर b हो गया। फेज एंगल पहले कितना था, पहले फेज एंगल था ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा। अब इसमें एक और फेज शिफ्ट आ जाएगा, किसका, फाई का। तो हमें दो चीजें पता करनी है, b क्या होगा, फाई क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर b की वैल्यू आपने क्या लिखी, जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी आपके एच ऑफ ओमेगा की इनपुट के एम्पलीट्यूड में, बस उसको मल्टीप्लाई कर देना है। किस फ्रीक्वेंसी पर, इनपुट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पर। यहाँ पर इनपुट की कुछ फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी पर इस ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए इनपुट के एम्पलीट्यूड में। और फाई की वैल्यू क्या होगी, सिंपली फेज एंगल ऑफ एच ऑफ जे ओमेगा, कहाँ पर, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट पर। ये दो चीजें बस हमें पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारे पास जो मैग्नीट्यूड, अगर हम देखते हैं कभी भी अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है कोई चीज़, अगर आप कहें कि आपका एच ऑफ ओमेगा कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स है, तो किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड इनटू ई टू द पावर जे टाइम्स इसका फेज एंगल, ऐसे ही लिखते हैं। तो अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करना है तो रेक्टेंगुलर या पोलर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ आपको मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स और फेज रिस्पॉन्स गिवन है, तो हम यहाँ से इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, अब जो मैग्नीट्यूड आपको रिस्पॉन्स गिवन है, अगर हम बात करें कि ये हमारा मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, ये इस फॉर्म का हमें मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स गिवन है विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, ये एच ऑफ जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड 1 गिवन है। कहाँ से कहाँ तक के लिए गिवन है ओमेगा में, -3 पाई से +3 पाई तक। तो ये हमारे पास -3 पाई से +3 पाई के बीच में ये मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 1। अगर हमें इस मैग्नीट्यूड को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना होता तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे इसको मैथमेटिकली। अगर आप देखें तो ये स्ट्रेट लाइंस को फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको पता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले हमें m स्लोप की वैल्यू पता होनी चाहिए इन दोनों स्ट्रेट लाइंस की। अगर आप यहाँ देखें तो -3 पाई से 0 तक जाने में ओमेगा की वैल्यू, ये ओमेगा इक्वल्स टू 0 का पॉइंट है। तो 3 पाई अगर हम ओमेगा में चल रहे हैं तो हम वैल्यू लूज कर रहे हैं, 1 से हमारी वैल्यू 0 हो गई। मतलब इसका स्लोप अगर देखेंगे तो -1/3 पाई स्लोप है इस लाइन का, और इस लाइन में आपको दिख रहा है स्लोप पॉजिटिव +1/3 पाई इस लाइन का स्लोप है। तो अगर हम इस एच ऑफ जी ओमेगा के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ जी ओमेगा y इक्वल्स टू एम एक्स इंटू सी। एम स्लोप की वैल्यू कितनी है, -1/3 पाई, एक्स एक्सिस क्या है आपकी ओमेगा, और प्लस इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस आपको दिख रहा है 0 पर, तो यहाँ पर सी लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो इस एक्सप्रेशन को फॉलो कर रहा है कहाँ से कहाँ तक के लिए, जब तक ओमेगा की वैल्यू हम -3 पाई से 0 तक लेते हैं। ठीक है, तो -3 पाई से 0 तक हमारे इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने लिख दी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता, इंटरसेक्शन 0 पर है इसलिए वो टर्म नहीं आया, एम एक्स से बस हमें मैग्नीट्यूड मिल गया। ऐसे ही अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, m की वैल्यू है +1/3 पाई, x एक्सिस अभी भी ओमेगा है, इंटरसेक्शन अभी भी 0 पर है, तो इसलिए c की वैल्यू 0। ये कहाँ से कहाँ तक के लिए है, ओमेगा की वैल्यू 0 से लेकर 3 पाई तक के लिए। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऐसे ही जो फेज एंगल आपके पास गिवन है वो ऐसा गिवन है, इस फॉर्म का आपको कुछ फेज एंगल दिख रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या था फेज एंगल हमारे पास, यस -2 पाई एंड प्लस -π/2 एंड +π/2। ठीक है, तो ये हमारे पास फेज एंगल गिवन है, -π/2 कहाँ से कहाँ तक, -3 पाई से 0 तक, और +π/2 कहाँ से कहाँ तक, 0 से, ये +π/2 है 0 से 3 पाई तक विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा। फिर से अगर ये हमारा क्या है, ये फेज एंगल ऑफ एच ऑफ जे ओमेगा। अगर हमें इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना होता तो क्या लिखते हैं हम, अगर हमें इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है तो हम लिखेंगे फेज एंगल ऑफ एच ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल्स टू -π/2 कहाँ से कहाँ तक के लिए, -3 पाई से 0 तक के लिए, एंड इट इज इक्वल्स टू +π/2 कहाँ से कहाँ तक के लिए, 0 से 3 पाई तक के लिए। ठीक है,
तो हमें मैग्नीट्यूड भी मिल गया, हमें फेज एंगल भी मिल गया। और हमने कहा कि हम ओवरऑल जब एच ऑफ जे ओमेगा को लिखेंगे तो पोलर फॉर्म में हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड इंटू ई टू द पावर जे टाइम्स फेज एंगल, ये लिखेंगे हम। तो अब अगर हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें, अगर हम -3 पाई से 0 तक के बीच में अगर पहले लिखें तो हम लिख सकते हैं ओवरऑल एच ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड की वैल्यू देखिए कितनी है, मैग्नीट्यूड -3 पाई से 0 के बीच में है, हम इस वैल्यू की बात कर रहे हैं -ω/3 पाई। मैग्नीट्यूड है हमारा -ω/3 पाई। अब देखिए कुछ लोगों को ऐसा भी डाउट हो रहा है क्या कि मैग्नीट्यूड नेगेटिव कैसे लिख दिया सर, नेगेटिव लिखा ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो मैग्नीट्यूड है वो किस रेंज के लिए है, जब तक ओमेगा आपका -3 पाई से 0 के बीच में है। मतलब जब ओमेगा अपने आप में नेगेटिव है तो ओमेगा का माइनस साइन और ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमने लिखा मैग्नीट्यूड इनटू हमें क्या लिखना है, ई टू द पावर जे टाइम्स फेज एंगल। तो -3 पाई से 0 के बीच में फेज एंगल कितना था, -π/2। ये आपने एक्सप्रेशन किसके लिए लिखा है, जब तक ओमेगा की वैल्यू -3 पाई से 0 के बीच में होगी, और मैग्नीट्यूड की वैल्यू है +ω/3 पाई इंटू ई टू द पावर जे टाइम्स फेज एंगल है वहां पर +π/2। किस रीजन में, जब हम ओमेगा की वैल्यू 0 से लेकर 3 पाई लेते हैं, जब ओमेगा की वैल्यू 0 से 3 पाई लेते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट है। अब अगर आप इनको देखेंगे तो आपको ये चीज़ें पता भी होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए आपने ई टू द पावर +j π/2 को एक्सपेंड किया तो क्या लिखते हैं आप, cos π/2 प्लस j sin π/2। cos π/2 is 0, sin π/2 is 1, so it is going to be what, प्लस j। ऐसे ही e टू द पावर -j π/2 को जब लिखेंगे तो वैल्यू क्या होगी, cos π/2 माइनस j sin π/2 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, -j। तो कुछ चीज़ें तो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, e टू द पावर j पाई की वैल्यू, e टू द पावर j n पाई की वैल्यू, cos n पाई की वैल्यू, sin n पाई की वैल्यू, e टू द पावर j n π/2 की वैल्यू, ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मेरे पुराने वीडियोज़ में मिल जाएंगी चीज़ें, या कभी आप बोलेंगे तो हम फिर से डिस्कस भी कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई, अगर हम इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दें, इसकी वैल्यू कितनी है, -j। तो -j इंटू -ω मतलब क्या आ जाएगा, +j। मतलब अगर आप देखें तो हम एच ऑफ j को क्या लिख सकते थे, -j इंटू -ω, तो ये क्या हो जाएगा, +j डिवाइडेड बाई 3 पाई। कहाँ से कहाँ तक के लिए, -3 पाई से लेकर 0 के लिए। ऐसे ही अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू है +j, और ये हमारे पास ω/3 पाई, तो j इंटू ω/3 पाई मतलब ये वैल्यू भी कितनी है, j ω/3 पाई ही मिली हमें ओवरऑल, 0 से लेकर कहाँ तक के लिए, +3 पाई के लिए। क्या दिखा हमें अगर हमने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, -j पुट किया तो माइनस इंटू माइनस +j ω/3 पाई, यहाँ +j इंटू +ω, ये भी +j ω/3 पाई, दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम दिख रही हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम चाहें तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं कि h ऑफ j ओमेगा इज इक्वल्स टू j ω/3 पाई फॉर -3 पाई टू +3 पाई। समझ रहे हैं क्या ये चीज़? हमें क्या दिखा कि चाहे हम -3 पाई से 0 के बीच में देखें तो भी ओवरऑल वैल्यू j ω/3 पाई, 0 से 3 पाई के बीच में देखें तो भी ओवरऑल वैल्यू j ω/3 पाई। मतलब हम कह सकते हैं कि ओवरऑल -3 पाई से +3 पाई के बीच में हम कहीं भी चाहें तो j ओमेगा का ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, हम j ω/3 पाई लिख सकते हैं। बस हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपने अगर ये ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर लिया, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें कि ये आपने लिखा, फिर से लिख देता हूँ मैं, h ऑफ j ओमेगा की वैल्यू आ गई j ω/3 पाई, कहाँ से कहाँ तक के लिए, -3 पाई से लेकर 0 के बीच में, +3 पाई के बीच में। और इसके बाद क्या है वैल्यू, इसके बाद 0 है। अगर आप देखेंगे यहाँ तो हमने ये एक्सप्रेशन लिखा, इसी के साथ हम यहाँ भी लिख देते और भी चीज़ 0 अदरवाइज। इसके बाहर तो क्या है हमारे पास वैल्यू, इस रीजन -3 पाई से 3 पाई के बाद कहीं भी देख रहे हैं तो आपको ये वैल्यू क्या दिख रही है, 0 दिख रही है। ऐसे यहाँ पर भी आप लिख सकते थे 0 अदरवाइज। तो अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हमने तो हमारे पास ये टर्म आए, ये मैग्नीट्यूड आया, और इसके साथ हम और क्या लिख सकते हैं, इट इज 0 अदरवाइज। इसके बाहर के रेंज में हम कहीं पर भी देखेंगे तो हमारा ओवरऑल क्या है, ये इट इज 0 अदरवाइज, अदरवाइज इट इज 0। मतलब हमारा जो मैग्नीट्यूड या जो फेज है वो नॉन जीरो सिर्फ फ्रीक्वेंसी की इसी रेंज में है,
अगर हम इस रेंज में देखें इसका मैग्नीट्यूड ओवरऑल कितना है, तो क्या कह सकते हैं आप, मैग्नीट्यूड देखना है, जे को हटा दीजिए, ओमेगा अपॉन 3 पाई। इस रेंज में अगर हम कोई भी फ्रीक्वेंसी लेंगे -3 पाई से 3 पाई के बीच में, तो उस फ्रीक्वेंसी पर हमारे ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ओमेगा अपॉन 3 पाई। जो भी ओमेगा है आपका वो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। और अगर हम इसका फेज एंगल देखेंगे तो ओमेगा अपॉन 3 पाई अगर आपका देखेंगे यहाँ पर, तो ओमेगा अगर पॉजिटिव है तो उस केस में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जे है, प्योरली इमेजिनरी नंबर आएगा हमारे पास ये। तो अगर ओमेगा पॉजिटिव है तो उस केस में हमारे पास इसका फेज एंगल कितना आएगा, जे टर्म की वजह से +π/2। ठीक है, +π/2। चलिए खैर अभी इसको देखने की जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको आगे चीजें क्लियर रहें। अब देखिए आप क्या करने वाले थे, आपके पास ये था एक LTI सिस्टम जिसका आपने ट्रांसफर फंक्शन निकाल लिया। अब पहले क्वेश्चन में बोला गया आपसे कि आप इनपुट अप्लाई करने वाले हैं cos ऑफ 2πt + थीटा। इसके लिए पूछा गया आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या लिखते हैं, a की जगह b cos, ये जो भी चीज़ है 2πt + थीटा तो होगा ही, और इसके साथ एक और फेज शिफ्ट आ जाएगा फाई। अब आपको b की वैल्यू चाहिए और फाई की वैल्यू चाहिए, आपको आउटपुट मिल गया। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि जो हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं क्या वो इनपुट इस रेंज में आता है -3 पाई से 3 पाई, क्योंकि सिर्फ इसी रेंज में हमारे ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, क्योंकि आपको पता है कि जो b मिलने वाला है वो कैसे मिलने वाला है, a की वैल्यू आपको दिख रहा है, इनपुट का एम्पलीट्यूड कितना है 1, और इनपुट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है 2 पाई। तो आपको आउटपुट का जो मैग्नीट्यूड मिलता वो इनपुट का एम्पलीट्यूड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन एट ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई पर मिलता है आपको ओमेगा नॉट पर। तो अगर हमारी इनपुट की फ्रीक्वेंसी इस रेंज से बाहर होती तो मैग्नीट्यूड क्या होता उस फ्रीक्वेंसी पर, 0 हो जाता ट्रांसफर फंक्शन का। जैसे ही ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड 0 होता तो आउटपुट का एम्पलीट्यूड भी 0 हो जाता, मतलब फिर हमारा आउटपुट ही क्या हो जाता, 0 हो जाता। लेकिन क्योंकि ये जो 2 पाई है वो इस रेंज के बीच में है, -3 पाई और 3 पाई के बीच में, तो अब आपको निकालनी पड़ेंगी वैल्यू। तो देखिए एच ऑफ ओमेगा का मैग्नीट्यूड चाहिए आपको 2 पाई फ्रीक्वेंसी पर, यहाँ ओमेगा की जगह 2 पाई पुट कर दीजिए, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1 इंटू, यहाँ मैग्नीट्यूड आपको लेना है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई पर, तो 2 पाई अपॉन 3 पाई, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 2/3। तो इसका मतलब ये पता चल गया आपको कि इस b की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 आ गई। अब आपको फाई देखना है, तो फाई की वैल्यू क्या होती है, फाई इज फेज एंगल ऑफ h ऑफ j ओमेगा। सिंपली किस फ्रीक्वेंसी पर, इनपुट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पर, ओमेगा नॉट की वैल्यू गिवन है आपको 2 पाई। तो इनपुट फ्रीक्वेंसी पर आपको दिख रहा है कि अगर ओमेगा पॉजिटिव कुछ भी लेंगे हम माइनस मतलब 3 पाई 0 से 3 पाई के बीच में, तो फेज एंगल कितना आएगा इसका π/2। तो ये हमने लिख दिया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई π/2 आ गई। आपको b पता चल गया, फाई पता चल गया, इसलिए डायरेक्टली आप आउटपुट लिख सकते हैं। तो क्या रिजल्ट आ गया आपके पास, दैट इज इक्वल्स टू b की वैल्यू आ गई आपके पास 2/3 cos ऑफ 2πt + थीटा + फाई की जगह पर π/2। अब आपको यह भी पता होगा कि अगर हम cos में +π/2 का फेज शिफ्ट देते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस साइन मिलता है। अगर आपको याद नहीं रहता तो मैं ऐसे याद रखने के लिए बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि अगर आप मान लीजिए 0 डिग्रीज का जो रेफरेंस एक्सिस है इसको cos ओमेगा टी मान लीजिए, और इसको मान लीजिए ये आपका है sin ओमेगा टी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप मूव करते हैं तो एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम मूव करते हैं तो एंगल्स नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अगर ये cos है, इससे 180 डिग्रीज फेज शिफ्ट, मतलब ये क्या होगा -cos ओमेगा टी, और ये साइन है तो इससे 180 डिग्री फेज शिफ्टेड, ये क्या है -sin ओमेगा टी। तो आपको दिख रहा है कि अगर हम cos ऑफ ओमेगा टी + π/2 करेंगे, अगर हम प्लस करना मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, ये हमारा cos ओमेगा टी है। अगर हम इसमें +90 डिग्रीज ऐड कर रहे हैं तो हम कहाँ पहुंच रहे हैं, -sin ओमेगा टी पर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -sin ओमेगा टी आ जाएगी। तो इसलिए ऐसे ही अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता कि हमें sin ओमेगा टी + π/2 करना है तो क्या आएगी वैल्यू, ये देखिए आपके पास क्या sin ओमेगा टी, इसमें +π/2 करने का मतलब इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में +π/2 जाना। अगर आपको प्लस करना है मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, तो अगर cos ओमेगा टी में sin ओमेगा टी में +π/2 कर देंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, cos ओमेगा टी पर। तो ये वैल्यू क्या हो जाती,
कॉस ओमेगा टी हो जाती है। चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, हमारे पास कुछ कॉस का फेज एंगल है और उसमें हम प्लस पाई बाई टू का शिफ्ट दे रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि कॉस में अगर हम प्लस पाई बाई टू का फेज शिफ्ट देंगे तो हम क्या हो जाएगा, वो कॉस कन्वर्ट हो जाएगा माइनस साइन में। इसलिए फाइनली क्या आ गया रिजल्ट आपके पास, इसको हम लिख सकते हैं -2/3 कॉस कन्वर्ट हो गया माइनस साइन में 2 पाई टी प्लस थीटा। यही आपका फाइनल आंसर है, -2/3 साइन 2 पाई टी प्लस थीटा। चेक कर लीजिए ऑप्शन में है या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ये आपको ए ऑप्शन ही दिख रहा है, -2/3 साइन 2 पाई टी प्लस थीटा, मतलब यही ऑप्शन ए आपका करेक्ट है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर हम जिस इनपुट सिग्नल के लिए आउटपुट देखना चाहते हैं उस इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा से कंपेयर करेंगे तो इनपुट की फ्रीक्वेंसी अब यहाँ पर है 4 पाई। और आपने देखा था कि जो मैग्नीट्यूड है हमारा वो सिर्फ -3 पाई से 3 पाई के बीच में ही नॉन जीरो है। आपने अभी कैलकुलेट किया कि जो हमारा एच ऑफ ओमेगा होगा वो नॉन जीरो सिर्फ -3 पाई से +3 पाई के बीच में होगा। तो ये जो सेकेंड प्रॉब्लम में आपसे बोला गया, क्योंकि इनपुट की फ्रीक्वेंसी उस रेंज से बाहर है जिस रेंज में आपका ट्रांसफर फंक्शन नॉन जीरो है, इस 4 पाई फ्रीक्वेंसी पर क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन के मैग्नीट्यूड की वैल्यू जीरो है, इसलिए आपको देखने की जरूरत ही नहीं थी और आप डायरेक्टली कह सकते थे कि इसके लिए आउटपुट क्या आएगा, आपके सिस्टम का आउटपुट आएगा जीरो। तो ये फुरियर ट्रांसफॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चन आपने देख लिया, दो क्वेश्चन हमने फुरियर सीरीज पर बेस्ड देख लिए। चलिए अब चलते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म पर। तो यह आपके लैप्लास ट्रांसफॉर्म पर बेस्ड एक क्वेश्चन, कंट्रोल सिस्टम में नॉर्मली इसको काउंट करते हैं, आप इसी कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या गिवन है, देखिए सिस्टम विद ट्रांसफर फंक्शन, ये कुछ भी ट्रांसफर फंक्शन है, जी ऑफ एस के नाम से गिवन है आपको, इज एक्साइटेड बाय साइन ओमेगा टी। मतलब ये जो हमारा एलटीआई सिस्टम है, फिर से हम इस एलटीआई सिस्टम में, ये हमारे पास एलटीआई सिस्टम है जिसके लिए एच ऑफ एस आपको पता है, इसमें हमने अप्लाई कर दिया इनपुट क्या, साइन ओमेगा टी। जैसे ही हमने साइन ओमेगा टी इनपुट अप्लाई किया एलटीआई सिस्टम में, तो आपको पता है कि आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट वाई टी की वैल्यू होगी बी साइन ओमेगा टी। एम्पलीट्यूड ए से चेंज होकर बी हो गया, ये फेज एंगल पहले सिर्फ ओमेगा टी था, अब ये फेज एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओमेगा टी प्लस कुछ फेज शिफ्ट आ जाएगा। तो ये हमारा आउटपुट होने वाला है। क्या पूछा गया आपसे, द स्टेडी स्टेट आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज जीरो एट, कि सिस्टम का आउटपुट जीरो कहाँ हो जाएगा। बिल्कुल सिंपली कैसे समझना है हमें, जब आउटपुट का एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा मतलब आउटपुट जीरो हो जाएगा, और आउटपुट का एम्पलीट्यूड होता क्या है, बी की वैल्यू क्या होती है, जो इनपुट का एम्पलीट्यूड है ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ट्रांसफर फंक्शन, एस की जगह पहले जे ओमेगा पुट करेंगे, और अच्छा जी से अगर गिवन है तो उसको जी कर देते हैं, तो जी ऑफ जे ओमेगा, एस की जगह जे ओमेगा पुट करेंगे, जी ऑफ जे ओमेगा कैलकुलेट करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, और इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू कहाँ पर आपको लेनी है, जो आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, जो आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए इसको हम साइन ओमेगा नॉट कर देते हैं, मैं अपने आपको समझाने के लिए बस, या ठीक है ऐसे भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको देखना है कि अगर हमें ये चाहिए कि आउटपुट जीरो हो जाए, तो आउटपुट जीरो तब होगा जब आउटपुट का एम्पलीट्यूड जीरो होगा। आउटपुट का एम्पलीट्यूड जीरो तब होगा, ए तो जीरो है नहीं, ए की वैल्यू दिख रही है आपको, इनपुट के एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है 1, तो इनपुट का एम्पलीट्यूड तो जीरो है नहीं। इसका मतलब अगर हमारे ट्रांसफर फंक्शन के मैग्नीट्यूड की वैल्यू जिस फ्रीक्वेंसी पर जीरो हो जाएगी, आप कहेंगे उस फ्रीक्वेंसी पर हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो जी ऑफ एस गिवन है, जो जी ऑफ एस गिवन है हमें, दैट इज एस स्क्वायर प्लस 9 इंटू एस प्लस 2 एस प्लस 1 एस प्लस 3 एस प्लस 4 एस प्लस 2 एस प्लस 1 एस प्लस 3 एस प्लस 4, यही है 1 3 4 2, ठीक है। तो अगर ये g ऑफ s है तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, g ऑफ j ओमेगा फाइंड करना है। s की जगह j ओमेगा पुट करेंगे तो j ओमेगा का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 9 टिज j ओमेगा प्लस 2 टिज j ओमेगा प्लस 1 j ओमेगा प्लस 3 एंड j ओमेगा प्लस 4। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इस g ऑफ j ओमेगा का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें, तो ये तो पूरा आपका रियल नंबर दिख रहा है, तो इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 9, इसके साथ ये आपका कॉम्प्लेक्स है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर।
इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, अंडर रूट रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, अंडर रूट रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। अब देखिए हम ये चाहते हैं कि आउटपुट के ज़ीरो होने के लिए जिस फ्रीक्वेंसी पर ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो जाए, हम कहेंगे उसी फ्रीक्वेंसी पर हमारा आउटपुट ज़ीरो होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि फॉर दिस मैग्नीट्यूड टू बी ज़ीरो, क्या होना चाहिए, ओमेगा की क्या वैल्यू होनी चाहिए? किसी भी ओमेगा के लिए कभी भी ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब ये टर्म कभी जीरो नहीं हो सकता, ये टर्म कभी जीरो नहीं हो सकता, ये टर्म कभी जीरो नहीं हो सकता, ये टर्म कभी जीरो नहीं हो सकता। मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है, आपका ये ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड तभी जीरो होगा, ये टर्म्स तो कभी जीरो हो ही नहीं सकते, जब ये टर्म जीरो हो जाए। तो ऐसा पॉसिबल है कि माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 9 क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसलिए आपके पास क्या रिजल्ट आया कि अगर आप चाहते हैं कि आउटपुट जीरो हो तो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 9 की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, मतलब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 9 के बराबर होनी चाहिए। मतलब ओमेगा इक्वल्स टू, अगर आप 3 रेडियंस पर सेकेंड अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं, जो आप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं साइन ओमेगा टी, अगर आप उस ओमेगा की वैल्यू को 3 रेडियंस पर सेकेंड ले लेते हैं तो डेफिनेटली आपका ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड उस फ्रीक्वेंसी पर जीरो हो जाएगा, इसलिए आउटपुट का एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा, मतलब आउटपुट जीरो हो जाएगा। तो एक लाइन में आप इसका आंसर लिख सकते थे, दैट इज एट ओमेगा इक्वल्स टू 3 रेडियंस पर सेकेंड। तो लैंग्वेज आपको समझनी है। देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म से भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे। अब ये 2 क्वेश्चंस और यहाँ पर मैंने रखे, लेकिन अब ये आपके होमवर्क है, होमवर्क 1 और होमवर्क 2 के नाम से मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर अब आप देंगे। देखिए क्या गिवन है आपको यहाँ पर, फिर से एक ट्रांसफर फंक्शन दे दिया गया। ये आपके आईटी खड़गपुर 2014 का क्वेश्चन है। खड़गपुर आपके इस बार ले भी रहा है, तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय जी ऑफ एस गिवन है आपके पास e to the power minus s upon 500 upon s plus 500. इनपुट टू द सिस्टम इज अगेन ए साइनसोइडल सिग्नल, एक साइनसोइडल सिग्नल साइन 100 पाई टी आप अप्लाई कर रहे हैं। बोला गया कि इसका जो स्टेडी स्टेट आउटपुट है वो a साइन 100 पाई टी माइनस 5 मिलता है। सॉरी, तो पूछा गया आपसे फाई की वैल्यू डिग्रीज में क्या होगी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर माइनस पाई है, तो ठीक है मैं इसको होमवर्क कर देता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये पता है कि अगर हमारे पास ये एक एलटीआई सिस्टम है तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि जी ऑफ एस आपको गिवन है e to the power माइनस एस अपॉन 500 डिवाइडेड बाई एस प्लस 500। तो अगर आप जी ऑफ जे ओमेगा फाइंड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस जे ओमेगा अपॉन 500 डिवाइडेड बाई जे ओमेगा प्लस 500। अब आप इसका मैग्नीट्यूड और फेज एंगल निकाल सकते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ ओमेगा के लिए। अब इसमें आपसे बोला गया कि अगर ये एलटीआई सिस्टम है, जी ऑफ जी ओमेगा अगर आपने कैलकुलेट कर लिया, हम यहाँ से साइन 100 पाई टी अप्लाई कर रहे हैं, तो आउटपुट क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए बी साइन 100 पाई टी प्लस 5। बी की वैल्यू क्या होगी, एम्पलीट्यूड की वैल्यू, इनपुट का एम्पलीट्यूड 1 है, इनटू फ्रीक्वेंसी क्या इनपुट की, यहाँ पर आपको ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी दिखी, 100 पाई। तो मतलब आपको b की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते थे आप, जो आपके g ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू होगी एट ओमेगा इक्वल्स टू 100 पाई। लेकिन हमें b नहीं पूछा गया, हमें सिर्फ फाई पूछा गया है। लेकिन यहाँ पर जो हम कैलकुलेट करेंगे ये प्लस फाई की वैल्यू आएगी, आपको वहाँ पर माइनस साइन देकर पूछा गया, तो थोड़ा सा आप वहाँ पर होशियार रहेंगे। तो अगर आपसे फाई पूछा गया तो फाई इज वॉट, फेज एंगल ऑफ जे ओमेगा, किस फ्रीक्वेंसी पर, एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर। तो यहाँ पर प्लस फाई आता, लेकिन आपको माइनस फाई देकर पूछा गया तो क्या होगा, उसका नेगेटिव होगा। तो इतना मैंने बता भी दिया, बिल्कुल आप कमेंट करेंगे कि आपसे ये क्वेश्चन बना या नहीं। एक और देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आईटी गुवाहाटी का क्वेश्चन है। सिस्टम विद ट्रांसफर फंक्शन वाई एस अपॉन एक्सेस एस अपॉन एस प्लस पी है, ठीक है। ये फिर से मान लेते हैं कि अगर ये आपका एच ऑफ एस गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया कि एच ऑफ जे ओमेगा, एस की जगह जे ओमेगा पुट कर दिया तो जे ओमेगा प्लस पी, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी वैल्यू, ओमेगा अपॉन मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा अपॉन अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। और फेज एंगल निकाल लिया आपने एच ऑफ जे ओमेगा का, तो ये फेज एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, फेज एंगल हो गया इसका जे ओमेगा, मतलब यहाँ न्यूमरेटर का फेज एंगल है पाई बाई 2 एंड माइनस डिनोमिनेटर का फेज एंगल कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ
इमेजनरी अपॉन रियल मतलब ओमेगा अपॉन पी। तो आपसे क्या पूछा गया कि इसके लिए जो आउटपुट आता है, तो फिर से अगर आप इनपुट क्या अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट अप्लाई कर रहे हैं पी कॉस 2t माइनस पाई बाई 2, मतलब इनपुट का एम्पलीट्यूड है p और आउटपुट जो मिलता है उसका एम्पलीट्यूड है 1। तो आप फिर से वही चीज़ यूज़ करेंगे, इस yt को कंपेयर कीजिएगा b कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव से। तो इन दोनों के बीच में जो आपको सिर्फ पूछा गया कि इस पैरामीटर p की वैल्यू कितनी है, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए डायरेक्टली अगर आप लिखना चाहते तो आप लिख सकते थे p इज इक्वल्स टू, मतलब आउटपुट yt हमारा क्या होता है b कॉस ओमेगा टी। अगर यहाँ पर पहले हमारे पास इनपुट जो हम अप्लाई कर रहे थे वो p कॉस 2t माइनस पाई बाई 2, तो एम्पलीट्यूड इनपुट का p था, हमने मान लिया कि आउटपुट का एम्पलीट्यूड क्या हो गया, b हो गया। फेज एंगल जो ये इनपुट का था 2t माइनस पाई बाई 2, ये तो इनपुट का फेज एंगल है, इनपुट का फेज एंगल है ये, इसमें कुछ फेज एंगल ऐड हो जाएगा, तो हमने उसी को क्या नाम दिया था, फाइव। अब यहाँ पर आप b की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते थे, b इज इक्वल्स टू जो इनपुट का एम्पलीट्यूड है वो है p इंटू जो h ऑफ j ओमेगा की वैल्यू होगी किस फ्रीक्वेंसी पर, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट कितनी है आपकी वैल्यू 2। तो आपको ये वैल्यू मेंशन्ड है, आपको आउटपुट मेंशन्ड है जिसमें आपको आउटपुट का एम्पलीट्यूड कितना दिख रहा है, आउटपुट का एम्पलीट्यूड आपको 1 दिख रहा है, ठीक है। तो आउटपुट का एम्पलीट्यूड 1 दिख रहा है, मतलब इस चीज़ को 1 से इक्वेट कर दीजिए। h ऑफ जी ओमेगा आपने कैलकुलेट कर रखा है, मैग्नीट्यूड किस फ्रीक्वेंसी पर चाहिए आपको, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पर। तो अगर आप यहाँ ओमेगा इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं तो मतलब इसकी वैल्यू है p इंटू 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस पी स्क्वायर। इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और यहाँ से आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब अगर आप यहाँ से देखें तो 2p का स्क्वायर कर लेते हैं हम, 4p स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको दूसरी तरफ ले गए इसका भी स्क्वायर कर दिया तो 4 प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, ये सही लिखा हमने। मतलब यहाँ से 3p स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 4 अपॉन 3, सही लिखा हमने। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/√3 आ जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आप देख रहे हैं कि विद इन सेकेंड्स आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक और हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से पढ़िए एक बार क्वेश्चन को, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। इसके बाद बस एक क्वेश्चन और करेंगे और इस टॉपिक से फिर आप रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक बार बताइए कि आंसर आपने कर लिया था या नहीं। चलिए तो देखिए क्वेश्चन में क्या था हमारे पास। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक कॉजल एलटीआई सिस्टम है जिसका इंपल्स रिस्पॉन्स ht इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, व्हेन इनपुट टू द सिस्टम इज xt इक्वल्स टू e टू द पावर 2t। पहली कंडीशन ये गिवन है कि अगर ये इस एलटीआई सिस्टम में इसका कुछ ht है, कुछ h ऑफ s भी होगा। अगर हम इसमें इनपुट अप्लाई करते हैं x ऑफ t दैट इज e टू द पावर 2t, तो इसका जो आउटपुट आता है, बोला गया कि उस आउटपुट की वैल्यू कितनी आती है, उस आउटपुट की वैल्यू आती है 1/6 e टू द पावर 2t, 1/6 e टू द पावर 2t। तो चलिए ये पहली कंडीशन है, सबसे पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं फिर उसको देखेंगे। तो पहली कंडीशन तो ये गिवन है, और दूसरी कंडीशन गिवन है ht सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको इनपुट आउटपुट के बीच में एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, d/dt ht प्लस 2ht, मतलब ये इंपल्स रिस्पॉन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो पूछा गया इंपल्स रिस्पॉन्स ht क्या होगा। देखिए सबसे पहली चीज हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एलटीआई सिस्टम की। इनपुट किस फॉर्म का है, अगर आप ध्यान दें तो इनपुट किस फॉर्म का है, e टू द पावर s0t के फॉर्म का है। ऐसे सभी इनपुट्स एलटीआई सिस्टम्स के लिए क्या होते हैं, आइजन फंक्शन होते हैं। उन सभी इनपुट्स के लिए आउटपुट क्या होता है, तो यहां पर आप लिखते हैं आउटपुट इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स x ऑफ t, ठीक है। ये दिख भी रहा आपको, ये x ऑफ t है, ये कांस्टेंट हमारा क्या है, लैम्डा है, ठीक है। अब ये लैम्डा मिलता कैसे है, तो ये लैम्डा की वैल्यू आपको मिलती है h ऑफ s की वैल्यू कहां पर, s इक्वल्स टू s0 पर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1/6 है जो आपका कांस्टेंट लैम्डा है, इसका मतलब आपके ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू अगर हम s इक्वल्स टू s0 मतलब 2 पर देखें, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम कंडीशन 1, from the first condition what we have obtained is magnet value of h of s at s equals to s naught that is equals to 2
इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1/6। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो ये पहली कंडीशन हमारे पास ये हो गई कि एच ऑफ एस जो हमारे ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए वो एस इक्वल्स टू 2 पुट करने पर कितनी मिलनी चाहिए, हमें 2 मिलनी चाहिए, 1/6 मिलनी चाहिए। ये पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन मेंशन्ड है हमारे पास कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा एच ऑफ टी सेटिस्फाई करता है, डी बाई डी टी प्लस 2 ई टू द पावर -4 प्लस बी। देखिए सेकेंड कंडीशन गिवन है आपको, फ्रॉम second condition it is given as d by dt of h of t plus 2h of t is equals to e to the power -4t ut and plus b ut। एक बार चेक कर लेते हैं सही लिखा है नहीं मैंने, -4 प्लस बी ut, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, देखिए एक तो बहुत इंपॉर्टेंट सबसे पहले ये है, जब भी किसी एलटीआई सिस्टम के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कंटिन्यूस टाइम के केस में दिखें या डिफरेंस इक्वेशन डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम के केस में दिखें, तो सबसे पहला अप्रोच जो वहां पर होता है, आप उसमें लैप्लास या जेड ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके सबसे पहले तो उसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कीजिए। बिल्कुल यहाँ भी हम अगर ये करें, दोनों तरफ अगर हमने लैप्लास ले लिया, अगर मान लीजिए हम कहें कि एच ऑफ टी का लैप्लास एच ऑफ एस से हम लिख रहे हैं, अगर हम एच ऑफ टी का लैप्लास एच ऑफ एस से लिखें, तो यूजिंग डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म डी बाई डी टी ऑफ एच टी का लैप्लास क्या हो जाएगा, एस इंटू एच ऑफ एस प्लस 2 इंटू एच ऑफ टी का लैप्लास क्या हो जाएगा, एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू ई टू द पावर -80 यू टी का लैप्लास 1/s प्लस ए, बी तो कांस्टेंट है, यू टी का लैप्लास 1/s। मतलब यहां से अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं एस प्लस 2 टाइम्स एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू एस प्लस बी एस प्लस 4b अपॉन एस इंटू एस प्लस 4। मतलब अगर हम यहाँ से एच ऑफ एस की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हम एच ऑफ एस की वैल्यू इसमें किसे हम एस कॉमन लिख कर लिख सकते हैं 1 प्लस बी प्लस 4b और डिवाइडेड बाई ये टर्म तो यहाँ पर था ही एस इंटू एस प्लस 4 और ये भी टर्म यहाँ पर आ गया हमारे पास एस प्लस 2। तो ये हमारा क्या मिल गया, हमें एच ऑफ एस मिल गया। हमें एच ऑफ टी चाहिए, मतलब हमें इसी का इन्वर्स चाहिए। लेकिन ये जो b है, जब तक ये b अननोन रहेगा तब तक हम एक्चुअल एच ऑफ टी फाइंड नहीं कर सकते। तो इसी b को इवेल्युएट करने के लिए आपको फर्स्ट कंडीशन गिवन है। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड इज वैल्यू ऑफ दिस एच ऑफ एस एट s इक्वल्स टू 2 इज गिवन टू बी 1/6। अगर हम इसमें s की जगह पर 2 पुट करें तो इस ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1/6 आनी चाहिए। तो आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन से क्या है हमारे पास, एच ऑफ एस एट एस इक्वल्स टू 2 इज 1/6। एच ऑफ एस में वैल्यू पुट कीजिए तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एस इंटू 1 प्लस बी प्लस 4b है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, एस की जगह हमने पुट किया 2 इंटू 1 प्लस बी प्लस 4b अपॉन में क्या हमारे पास, ये देखिए s इंटू एस प्लस 4 एस प्लस 2, एस की जगह तो 2 आ गया, ये 2 प्लस 4 मतलब ये 6 हो गया, तो 2 इंटू 6 इंटू ये 2 प्लस 2 क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 6 इंटू 4, बस हमने s की जगह 2 पुट कर दिया। ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 1/6 के बराबर। 6 और 6 कैंसल्ड, मतलब आप यहाँ से लिख सकते हैं 2 प्लस 2b प्लस 4b इज इक्वल्स टू, ये 2 इंटू 4 इज 8, 8 इंटू 1 इज 8। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, 2 प्लस 6b इज इक्वल्स टू 8, देयरफॉर 6b इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 दैट इज 6। मतलब यहाँ से हमें वैल्यू क्या पता चल गई, b की वैल्यू हमें 1 पता चल गई। जैसे ही हमें b की वैल्यू 1 पता चली तो हमें h ऑफ s क्या मिल गया, अब b की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए तो हमारा था s इंटू 1 प्लस b, तो 1 प्लस 1, ठीक है, प्लस 4b, तो प्लस 4 इंटू 1 दैट इज 4 अपॉन, सबसे पहले था s, फिर था हमारे पास ये s प्लस 4 और फिर था हमारे पास s प्लस 2, ठीक है, ये ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2s प्लस 4 है ये। अब अगर आप देखें तो 2s प्लस 4 में से अगर हम 2 कॉमन कर लें तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू एस प्लस 2 अपॉन यहाँ हमारे पास s इंटू एस प्लस 4 एस प्लस 2, ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। मतलब हमारे पास वैल्यू बची 2 अपॉन
एस इंटू एस प्लस 4। बस हमारे पास एच ऑफ एस आ गया, इसका हम इन्वर्स लैप्लास ले लेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, एच ऑफ टी मिल जाएगा। इन्वर्स लैप्लास के लिए पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। वैसे भी आप लोग ये कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं, अगर कभी 1/s इंटू एस प्लस ए है तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन से रिजल्ट आएगा 1/a इंटू 1/s माइनस 1/s प्लस ए। अगर कहीं आपके पास 1/s प्लस a1 या a इंटू एस प्लस बी, तो इसकी वैल्यू आती है 1/b माइनस a इंटू 1/s प्लस a माइनस 1/s प्लस बी। तो ये कुछ पार्शियल फ्रैक्शन याद रखेंगे तो इजीली रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो एच ऑफ एस आया है वो एच ऑफ एस है 2/s इंटू एस प्लस 4। 2 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लीजिए। अब ये 1/s इंटू एस प्लस ए है तो इसका क्या आ जाएगा, 1/a इंटू 1/s माइनस 1/s प्लस ए। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया, दैट इज 1/2 इंटू 1/s माइनस 1/s प्लस 4। अब आपको दो चीज़ें पता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कि अगर e टू द पावर माइनस AT ut होता है तो इसका भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s प्लस a, और अगर माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस AT u ऑफ माइनस t होता है तो इसका भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s प्लस a। लेकिन क्योंकि आपसे बता दिया गया कि सिस्टम आपका एक कॉजल सिस्टम है तो ये तो एंटी कॉजल इन्वर्स है। आपको कैसा इन्वर्स लेना है, कॉजल इन्वर्स। तो 1/s प्लस a के फैक्टर का इन्वर्स क्या लिखेंगे, e टू द पावर माइनस AT ut। सिंपली आपका इन्वर्स आ गया, देयरफॉर h ऑफ t इज इक्वल्स टू 1/2 और 1/s का आ गया ut, हम ut बाहर लिख देंगे, माइनस e टू द पावर माइनस 4t ut। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस को मैच कर लीजिए, 1/2 1 माइनस e टू द पावर माइनस 4t ut। तो उसके अकॉर्डिंग ये दिख रहा है हमें माइनस साइन के साथ, ये ऑप्शन बी करेक्ट है, 1/2 1 माइनस e टू द पावर माइनस 4t ut। चलिए, तो अब कंटिन्यूस में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए। मुझे लगता है इतने से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था, आशुतोष आनंद कानपुर से उन्होंने हमें ये क्वेश्चन भेजा है और इसको मैं ऑलरेडी रखता भी, क्योंकि ये भी हम आइजन फंक्शन के कॉन्सेप्ट में डिस्कस करने ही वाले थे। देखिए, इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इसमें सैम्पलिंग का भी यूज़ है, तो सैम्पलिंग के भी एक दो कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जिन सभी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। एक बार क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन हमारा। गिवन है आपको इनपुट सिग्नल x ऑफ t दैट इज 2 + 5 sin 100 पाई t। पहली चीज़ है कि जो इनपुट है हमारा वो डीसी प्लस साइनोसॉइडल सिग्नल का कॉम्बिनेशन है। तो पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टी से आपको ये पता होना चाहिए कि डीसी प्लस पीरियोडिक सिग्नल इज ऑलवेज पीरियोडिक। दूसरी चीज़, अगर कोई सिग्नल डीसी और पीरियोडिक सिग्नल का कॉम्बिनेशन होता है, डीसी भी पीरियोडिक अपने आप में मानते हैं हम उसको, तो डीसी प्लस पीरियोडिक सिग्नल अगर साइनोसॉइडल सिग्नल है तो उसकी फ्रीक्वेंसी वही होती है जो साइनोसॉइडल पार्ट की फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब ये एक पीरियोडिक सिग्नल है और इस ओवरऑल सिग्नल एक्स ऑफ टी की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, जितने इस साइनोसॉइडल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। और इस साइनोसॉइडल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 100 पाई रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, चलिए दो चीज़ें समझ में आ गई। क्या बोला गया, इज सैम्पल्ड विथ अ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 हर्ट्ज। इस सिग्नल को हमने सैंपल किया है किस फ्रीक्वेंसी से, 400 हर्ट्ज के सैम्पलिंग ट्रेन से हमने, मतलब इम्पल्स ट्रेन से हमने इसको सैंपल कर दिया एंड अप्लाइड टू द सिस्टम वूज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ठीक है, एंड अप्लाइड टू द सिस्टम वूज फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय। देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ है, मैं आपको इसको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में समझा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है एक इनपुट सिग्नल x ऑफ t जिसकी वैल्यू है 2 + sin 100 पाई t। इस इनपुट सिग्नल के लिए हमने क्या कहा कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा नॉट, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, जो इस साइनोसॉइडल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, मतलब 100 पाई रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, मतलब अगर आप इसकी हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो आप लिख सकते हैं 100 पाई अपॉन 2 पाई करके कितनी आ गई ये वैल्यू, 50 हर्ट्ज। तो हम एक 50 हर्ट्ज का हमने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल लिया और हमने क्या कर दिया, सिग्नल को सैंपल कर दिया। इसको हमने एक सैम्पलर से पास कर दिया, हमने इसको पहले सैंपल कर दिया। जिस सैंपलर के लिए फ्रीक्वेंसी जो हमने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी यूज़ किया वो कितनी है, 400 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से हमने सैंपल कर दिया। तो x ऑफ t को जब सैंपलर से पास करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जनरेट हुआ x ऑफ n। ये x ऑफ n कैसे मिलेगा,
तो ये भी आपको पता है कि x ऑफ n इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ x ऑफ t एट t इज इक्वल्स टू NTS। अगर हमें f0 पता है या फ्रीक्वेंसी अगर पता है तो यहाँ पर ये जो हमारे पास fs अगर हमें पता है तो ts की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/fs से ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/400। तो अगर हमारे पास जो इनपुट सिग्नल था कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, अगर हम उसमें t को NTS से रिप्लेस कर दें, ts के लिए आपको fs गिवन था, 1/fs से आपने ts फाइंड कर लिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, x ऑफ t में t को NTS से रिप्लेस कर देने पर आपके पास एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आ जाएगा x ऑफ n। अब इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल x ऑफ n को हम एक LTI सिस्टम से पास कर रहे हैं जिसका आपको ट्रांसफर फंक्शन h ऑफ z गिवन है। ये आपको गिवन है, हम जिस डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम से पास कर रहे हैं उसका ये ट्रांसफर फंक्शन हमें गिवन है। तो हमें पूछा गया कि सिस्टम का आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि यहाँ पर हमारे सिस्टम का आउटपुट क्या होगा। तो क्वेश्चन क्लियर है। हम इसको 2-3 तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि इस वीडियो में टाइम ज़्यादा हो गया तो मैं आपको आइजन फंक्शन के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ आइजन फंक्शन के कॉन्सेप्ट से मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आप चाहें तो मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, एक और सोल्यूशन मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो हमने एक पीरियोडिक सिग्नल लिया, उसकी सैम्पलिंग की, जनरेट किया एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, और अगर ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल पीरियोडिक है तो इससे जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिला हम देख लेंगे कि ये पीरियोडिक है या नहीं। अगर ये पीरियोडिक सिग्नल आया तो फिर से हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि हम एक LTI सिस्टम में हम यहाँ पर कुछ पीरियोडिक सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं जिसको कि हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स में ब्रेक कर सकते हैं, और उसके लिए हमसे फाइनली आउटपुट पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर जो आपको गिवन है कि जो yz अपॉन xz की वैल्यू है जिसको कि हम hz कह सकते हैं, इस hz की वैल्यू हमें गिवन है 1/n टाइम्स 1 माइनस z टू द पावर माइनस n अपॉन 1 माइनस z इनवर्स, जहां पर आपको बताया गया कि जो n है इट इज नंबर ऑफ सैंपल्स पर साइकिल। इट इज व्हाट, नंबर ऑफ सैंपल्स पर साइकिल। इसका मतलब जब आप किसी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की सैंपलिंग करते हैं तो उस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल अगर वो पीरियोडिक सिग्नल था तो इस सिग्नल के एक पीरियड से आप कितने सैंपल्स ले रहे हैं, वही नंबर हमारा n के फॉर्म में गिवन है। तो जब हम सैम्पलिंग पढ़ते हैं, देखिए आप लोगों में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपको इस लास्ट टाइम में मान लीजिए ज़रूरी यहाँ पर पॉसिबल नहीं कि मैं सारे वीडियोस अपलोड कर पाऊँ, अगर आपको किसी भी एक कॉन्सेप्ट को देखना है, जैसे मान लीजिए सैम्पलिंग आपको चाहिए, आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं आपको अपने सैम्पलिंग के वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगा। वो 2 आवर्स का वीडियो होगा, पूरी सैम्पलिंग आपकी क्लियर हो जाएगी, मतलब एक एक कॉन्सेप्ट आपको उस 2 आवर्स के वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे। तो वहाँ पर आपको बहुत सारी अच्छी वहाँ पर कॉन्सेप्ट्स आपको दिखेंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए कि मान लीजिए कि हमारे पास एक सिग्नल है जिसकी हम सैम्पलिंग करने वाले हैं, उस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर FM हो, ठीक है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी हम मान लेते हैं FM है, और हमने जो सैम्पलिंग की वो अगर हम FS से करते हैं, नॉर्मली आपने पढ़ा होगा कि नाइक्विस्ट रेट ऑफ सैम्पलिंग क्या होती है, अगर FM हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है तो एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ FM से हम सैम्पलिंग करते हैं, जिसको नाइक्विस्ट रेट आप कहते हैं। तो वहाँ पर आप अगर देखेंगे, अगर मान लीजिए हम कहें कि अगर हम कहें कि x ऑफ t सिग्नल है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी FM है, और अगर हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो ले रहे हैं हम, अगर हम वो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं fs, और अगर हम कहें कि fs इज इक्वल्स टू है हमारे पास n इंटू FM, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई 50 हर्ट्ज का सिग्नल था और अगर हम उसको 300 हर्ट्ज पर सैम्पलिंग करेंगे तो fs इक्वल्स टू हम कह सकते हैं 6 FM है, 50 इंटू 6 इज 300। तो जितने टाइम्स आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बड़ी होती है, आपके जिस सिग्नल की आप सैम्पलिंग कर रहे हैं, उस पीरियोडिक सिग्नल के एक पीरियड में आप उतने ही सैंपल्स लेते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये n क्या है हमारा, n इज fs अपॉन FM, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी और जिस पीरियोडिक सिग्नल की आप सैम्पलिंग कर रहे हैं उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, इनके बीच का जो रेशियो होता है यही हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है नंबर ऑफ सैंपल्स पर साइकिल, कि जिस पीरियोडिक सिग्नल की हमने सैम्पलिंग की है उस सिग्नल के एक पीरियड से हम कितने सैंपल्स लेंगे, ये कैसे पता चलेगा। तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी में डिवाइड कर दीजिए जिस सिग्नल की आपने सैम्पलिंग की उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से, तो आपको n की वैल्यू पता चल जाएगी। यही n यहाँ पर गिवन है कि जो ट्रांसफर फंक्शन में n का टर्म दिख रहा है वो क्या है, नंबर ऑफ सैंपल्स पर साइकिल है। तो यहाँ पर आपके पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है 400 हर्ट्ज, और हमने ये देख लिया कि जो इनपुट सिग्नल है हमारा, अगर वो DC प्लस साइनसॉइडल सिग्नल से मिलकर बना है
तो इस ओवरऑल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वही होगी जो साइनसोइडल पार्ट की फ्रीक्वेंसी है। और साइनसोइडल सिग्नल पार्ट की फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में कितनी फाइंड की हमने, 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पर आपने ये रेशियो फाइंड कर लिया, दैट इज 400/50 विच इज इक्वल्स टू 8। मतलब आपको n की वैल्यू 8 पता चल गई। जैसे ही n की वैल्यू 8 आपको पता चल गई, मतलब आपके h ऑफ z की वैल्यू आपको पता चल गई, 1/8 1 minus z to the power minus n, that is minus 8 divided by 1 minus z इनवर्स। अब इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/8 1 माइनस, देखिए ये z टू द पावर माइनस 8 को आप z टू द पावर माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 1 माइनस z इनवर्स। ऐसा हमने इसलिए लिख लिया कि हमें ये दिख रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम रखकर इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये रिजल्ट क्या आ गया, 1/8 a minus b, that is 1 minus z to the power minus 4 into a plus b, that is 1 plus z to the power minus 4, divided by क्या हमारे पास 1 minus z इनवर्स। और देखिए इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते थे, 1/8 इसको अगेन हम लिख सकते हैं 1 minus z to the power minus 2 का स्क्वायर, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 plus z इनवर्स 2 into 1 minus z इनवर्स into 1 plus z inverse 4 divided by 1 minus z inverse। और फिर से ये जो हमारे पास टर्म है 1 minus z inverse 2, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 1/8। यहाँ शायद आपको नीचे की वो स्ट्रिप पे कुछ चीज़ें कट जाएंगी, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको एज इट इज रहने दीजिए। इस बीच वाले टर्म 1 minus z inverse 2 को आप लिख सकते हैं 1 plus z inverse into 1 minus z inverse। तो हमारे पास ये h ऑफ z आ गया फाइनली, that is h of z 1/8। एक टर्म था हमारे पास जिसको हमने लिखा 1 माइनस जेड इनवर्स इंटू 1 प्लस जेड इनवर्स। इसके अलावा जो हमारे पास टर्म्स थे 1 प्लस जेड इनवर्स 2 और एक टर्म था 1 प्लस जेड इनवर्स 4, डिवाइडेड बाई क्या हमारे पास 1 माइनस जेड इनवर्स। तो अब ये 1 माइनस जेड इनवर्स और ये 1 माइनस जेड इनवर्स कैंसिल आउट हो गए। फाइनली हमारे पास h ऑफ z हमें कितना मिला, 1/8 इंटू 1 माइनस 1 प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गए, 1 प्लस जेड इनवर्स 1 प्लस जेड इनवर्स 2 एंड 1 प्लस जेड इनवर्स 4। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट मिल गया, ये हमारा h ऑफ z। अब ये h ऑफ z तो हमारे पास क्या है ये हमारे पास h ऑफ z कितना है, ये हमारे पास h ऑफ z है। अब हम इस सिस्टम से किसको पास करने वाले हैं, अपने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हमें कैसे मिलेगा, हमने क्या लिखा, xn हमें कैसे मिलेगा, जो हमारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है अगर हम उसमें t को रिप्लेस कर देंगे nts से तो हमें सैंपल्ड आउटपुट मिलता है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपसे कहा कि अगर आपको सैम्पलिंग पढ़ना हो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। सिर्फ सैम्पलिंग ही नहीं, पूरे सिग्नल्स एंड सिस्टम में जो भी टॉपिक में आपको डाउट्स हो रहे हैं, किसी न किसी चैनल पर मैंने उसको एलेबोरेटिव वे में पढ़ाया होगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो उस वीडियो से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, x ऑफ t हमारा सिग्नल गिवन था 2 प्लस साइन 100 पाई टी, सही लिखा है मैंने, यस 2 प्लस साइन 100 पाई टी ही हमारा 5 साइन 100 पाई टी। ओके, ये हमारे पास क्या है 5 साइन, खैर हमें फ्रीक्वेंसी में फर्क नहीं पड़ेगा 5 से, तो हमारे पास क्या है ये 2 प्लस 5 साइन 100 पाई टी। हमें जो इसको सैम्पलिंग करनी है तो हमें पता है कि fs हमारे पास था 400 हर्ट्ज, तो हमारे पास ts क्या आ जाएगा 1/400 हर्ट्ज। तो हमने इसके लिए कैलकुलेट कर लिया डिस्क्रीट टाइम सैंपल्ड आउटपुट xn, इसी x ऑफ t की वैल्यू 2 प्लस 5 साइन 100 पाई टी की वैल्यू हमें कहाँ पर निकालनी है, वैल्यू एट t इज इक्वल्स टू n इंटू टी एस, और टी एस कितना है हमारा 1/400, मतलब हम t की जगह पर n/400 पुट कर देंगे तो ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल हमें क्या दे देगा, डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस दे देगा, जिसको हम पास करने वाले हैं अपने LTI सिस्टम से। तो xn की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 प्लस 5 साइन 100 पाई इंटू n/400।
मतलब अगर आप देखेंगे तो क्या वैल्यू है, 2 प्लस 5 साइन एन पाई बाई 4। ठीक लिखा हमने, 100 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया तो एन पाई बाई 4 आ गया। अब ये हमारे पास अगर आप देखेंगे तो हमेशा डिस्क्रीट में जैसे आपने देखा होगा कि कंटिन्यूस टाइम सिस्टम सिग्नल्स में दो पीरियोडिक सिग्नल का कॉम्बिनेशन पीरियोडिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर उनके टाइम पीरियड्स का जो एलसीएम आएगा वो उससे आपको डिफाइन करते हैं, मतलब टाइम पीरियड्स का रेशियो हमारा कैसा रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन डिस्क्रीट टाइम में ऐसा नहीं है। डिस्क्रीट टाइम में अगर आप दो पीरियोडिक सिग्नल्स को ऐड करके कोई तीसरा सिग्नल बनाएंगे तो डेफिनेटली वो सिग्नल भी पीरियोडिक होगा। अपने आप में ये भी पीरियोडिक अगर है आपको पता है, और अगर ये भी पीरियोडिक पता है, तो उसकी पीरियोडिसिटी चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पीरियोडिक है इसका मतलब उसका पीरियड इंटीजर नंबर है, और इसका भी पीरियड इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर से आपको हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। तो ये जो हमारे पास सिग्नल मिला ये भी हमें दिख रहा है कि एक पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि साइन ओमेगा नॉट टी या साइन ओमेगा नॉट एन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन माइनस e टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट एन अपॉन 2j लिख सकते हैं, अपॉन 2j लिख सकते हैं, ये हमें पता है। तो अगर हम इस चीज़ को ब्रेक कर ले एक्सपोनेंशियल्स में तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, और एक्सएन को हम लिख सकते हैं 2 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 5 अपॉन 2j e टू द पावर जे एन पाई बाई 4 एंड माइनस 5 अपॉन 2j e टू द पावर माइनस जे एन पाई बाई 4, ऐसा लिख सकते हैं हम। देखिए ध्यान से, हमने इस साइन को बस ब्रेक कर लिया, 5 एज इट इज था तो 5 अपॉन 2j दोनों टर्म्स में आ गया। अब आपको अगर मैं पीछे लेकर चलूँ, हमें ये दिख रहा है कि ये जो हमारे पास एक्सन, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, ये एक्सन हमारे पास क्या आ गया, जो सिर्फ 2 था उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ e टू द पावर जे 0 एन, एक हमारे पास क्या है 5 अपॉन 2j इंटू e टू द पावर जे एन पाई बाई 4 एंड माइनस 5 अपॉन 2j e टू द पावर माइनस जे एन पाई बाई 4। ठीक है, ऐसा है। इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें बस आपको समझाने के लिए, तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इट इज 2 इंटू ई टू द पावर जे 0 टू द पावर n प्लस 5 अपॉन 2j इंटू ई टू द पावर जे पाई बाई 4 टू द पावर n एंड माइनस 5 अपॉन 2j e टू द पावर माइनस जे पाई बाई 4 टू द पावर n। ठीक है, अब देखिए किस फॉर्म की सिग्नल्स हैं। आप एक LTI सिस्टम में एक इनपुट अप्लाई कर रहे हैं जो कि अपने आप में आप कह सकते हैं कि 3 एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है। अब LTI सिस्टम में अप्लाई कर रहे हैं मतलब हमने देखा कि हम तीनों के लिए अलग अलग आउटपुट अगर निकाल लें और फाइनली तीनों को ऐड कर दें तो हम ओवरऑल आउटपुट बता सकते हैं कि इस ओवरऑल सिग्नल की वजह से हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो अब यहाँ पर अगर हम पीछे एक बार देखें, जब हमने क्लास शुरू की थी तो हमने वहाँ पर डिस्कशन किया था कि अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास है, ये हमने बात की थी कि अगर हमारे पास कोई डिस्क्रीट टाइम सिस्टम होता है, ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, कोई डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है, और जब भी हम इसमें e टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन के फॉर्म का कोई सिग्नल अप्लाई करें या उसी को हम z नॉट टू द पावर n भी एज्यूम करके कर सकते हैं, तो ऐसे सभी इनपुट्स इस LTI सिस्टम के लिए आइजन फंक्शंस होते हैं, और उनके लिए हम बहुत इजीली आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं, बस हमें ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू देख लेनी है z इक्वल्स टू z नॉट पर। तो सेम यही आपको स्टेप यहाँ पर भी दिख रहा है कि जो भी हमने कैलकुलेट किया भी, इसमें हमें दिख रहा है कि इनपुट हमारा किस फॉर्म का है, जिसमें हमारे पास 3 ऐसे एक्सपोनेंशियल्स हैं। अगर मान लीजिए हम इसको कहें कि ये हमारा x1 ऑफ n है, या अगर हम मान लें कि ये x1 ऑफ n है, तो इसको हम कह सकते हैं इट इज 2 इंटू z नॉट 1 का पावर n। ये अगर हम कहें कि ये हमारा क्या है, अगर ये हमारा x2n है तो हम इसको कह सकते हैं इट इज 5 अपॉन 2j इंटू z नॉट 2 टू द पावर n है ये हमारे पास, और अगर हम इसको x3 मान लें तो हम कह सकते हैं ये भी हमारे पास कैसा है, माइनस 5 अपॉन 2j इंटू z नॉट 3 टू द पावर n। मतलब आपको दिख रहा है कि ये तीनों ही एक्सपोनेंशियल्स कैसे हैं, z नॉट टू द पावर n, z नॉट टू द पावर n, z नॉट टू द पावर n के फॉर्म के हमारे ये इनपुट्स हैं। तो अगर ये ओवरऑल इनपुट xn है तो इस पूरे इनपुट xn की वजह से जो आउटपुट आएगा yn, उसको भी हम कैसे निकाल सकते हैं, सिर्फ इसकी वजह से आउटपुट ले लीजिए। x1n के लिए आउटपुट अगर हम मान ले y1n, x2n की वजह से आउटपुट मान लें अगर y2n, और x3n की वजह से अगर हम आउटपुट मान लें y3n।
तो तीनों के लिए अलग अलग आउटपुट निकाल कर हम ओवरऑल आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा है Z0 1 की वैल्यू कितनी है। x1 के केस में Z0 क्या है हमारा, e⁻j0, मतलब अगर हम इसको कंपेयर करेंगे j ओमेगा नॉट से तो ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 है, या Z0 अगर हम डायरेक्टली देख रहे हैं तो e⁻j0 हमारा Z0 है। तो आपको मैं यहाँ पर फिर से एक बार लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास ये h ऑफ z है और अगर हम यहाँ पर इनपुट अप्लाई कर रहे हैं कोई Z0 तो आउटपुट क्या होगा, लैम्डा इंटू, या आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें h ऑफ Z0 इंटू Z0 यही होगा, इनपुट ही आउटपुट होगा, लेकिन उसमें हमारा इस ट्रांसफर फंक्शन की जो वैल्यू होगी h ऑफ z की वैल्यू एट z इक्वल्स टू Z0, हमें वो चीज़ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर यहाँ ऑलरेडी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, अगर यहाँ पर कोई ऑलरेडी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है k, तो यही k कांस्टेंट यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इनपुट में 2 इंटू e⁻j0 तो आपका ये Z0 है। इस केस में Z0 की वैल्यू कितनी है, e⁻j0, और e⁻j0 का मतलब क्या है, 1। तो ये जो भी h ऑफ z है, इसकी वजह से जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, इसकी वजह से आउटपुट होगा आपका जो इनपुट है आपका वो, यानी कि जो इनपुट है आपका 2 इंटू 1, यानी 2 आपका इनपुट है, 2 इंटू 1 e⁻j0 इज 1, 1 का पावर एनीथिंग 1 ही आएगा। तो ये जो भी इनपुट था ये भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, h ऑफ Z0, मतलब हमें h ऑफ z में z की जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करना पड़ेगा। सेकेंड जो हमारा x2n है उसमें आपने इनपुट में क्या लिया है, 5/2j और e⁻j⁻4 का पावर n, मतलब यहाँ पर Z0 की वैल्यू है e⁻j⁻4, तो इसके लिए आउटपुट क्या होगा, यही 5/2j e⁻j⁻4 का पावर n, यही आउटपुट होगा। लेकिन इसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, और h ऑफ Z0 की जगह पर क्या है, यहाँ पर जो भी h ऑफ z है उसमें क्या पुट करना पड़ेगा, z की जगह पर e⁻j⁻4 पुट करना पड़ेगा। और जो तीसरा आपका x3 ऑफ n है वो कैसा है, -5/2j e⁻j⁻4, इसका पावर n, ये तीसरा पार्ट है आपके इनपुट का। जब इसको पास करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ आउटपुट भी यही मिलेगा, -5/2j इंटू e⁻j⁻4, इसका पावर n। लेकिन क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा h ऑफ z की वैल्यू Z0 पर, Z0 कितना है यहाँ पर, ये हमारा Z0 है, ये चीज़ हमारी Z0 है। मतलब आपको ट्रांसफर फंक्शन देखना पड़ेगा कहाँ पर, e⁻j⁻4 पर। तो बस ये तीन चीज़ें आपको निकालनी है। अब देखिए आपका h ऑफ z आपने जो फाइंड किया था वो था आपके पास 1/8, 1 प्लस z इनवर्स 2, 1 प्लस z इनवर्स 4। तो पहले अगर आप देखते हैं h ऑफ z की वैल्यू एट z इक्वल्स टू, जो आपका Z0 अगर आपने लिया 1, पहले केस में आपका Z0 कितना है, पहले केस में आपका Z0 है 1, तो Z0 इक्वल्स टू 1 पर आपके ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, तो ये वैल्यू आ गई 1/8 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। अगर आपने z की जगह 1 पुट किया देन इट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8/8, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 1। ठीक है, ऐसे ही अगर आप h ऑफ z की वैल्यू देखना चाहते हैं एट z इक्वल्स टू Z0, और दूसरे केस में आपको Z0 लेना है e⁻j⁻4। सेकेंड केस में जो सेकेंड इनपुट टर्म है आपके पास, ये सेकेंड इनपुट टर्म में ये Z0 है आपका, Z0 की वैल्यू कितनी है e⁻j⁻4। इस वैल्यू पर अगर हम देखेंगे ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू तो क्या आ जाएगी। अब देखिए e⁻j⁻4 का क्या मतलब होता है, अगर आप e⁻j⁻4 का मतलब देखेंगे तो e⁻j⁻4 को आप लिख सकते हैं cos π/4 प्लस j sin π/4। cos π/4 is 1/√2 and j sin π/4 is what again 1/√2। ठीक है, ऐसे ही अगर ये -j π/4 होता तो बस ये बीच का साइन माइनस हो जाता। तो मतलब z की वैल्यू कितनी है हमारे पास
जेड नॉट ई टू द पावर जे पाई बाई 4, इसको हम और क्या कह सकते हैं 1/√2 प्लस जे 1/√2 कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया दैट इज 1/8। एक बार मैं ऐसे ही पुट कर देता हूँ 1 प्लस ई टू द पावर माइनस जे पाई बाई 4। हमें z का इन्वर्स लेना है। z हमें क्या पुट करना है, e टू द पावर जे पाई बाई 4, उसका माइनस इन्वर्स लिया तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस पाई बाई 4 हो गया, इसका स्क्वायर। तो 1 प्लस इस टर्म का पावर -2 करेंगे तो इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा e टू द पावर माइनस जे पाई बाई 2 आ जाएगा। और थर्ड टर्म में क्या होगा 1 प्लस ई टू द पावर जे पाई बाई 4 का पावर -4 लेना है तो इंटू -4 करेंगे तो 4 4 कैंसिल होकर आपको क्या मिलेगा ई टू द पावर माइनस जे पाई मिलेगा। अब इनकी वैल्यूज तो आपको पता है, इनकी वैल्यूज आपको पता है, इसकी वैल्यू पता है, मतलब अगर आप लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं 1/8 1 प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2 माइनस जे 1/√2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस जे ई टू द पावर माइनस जे पाई बाई 2 की वैल्यू माइनस जे, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। और ई टू द पावर प्लस जे पाई या माइनस जे पाई की वैल्यू होती है -1, तो 1 माइनस 1 से ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 1 मतलब ये वैल्यू 0। अगर ये एक वैल्यू 0 हो गई तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इन तीनों को तो ये ओवरऑल वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसका मतलब कि ये जो सेकंड हमारा इनपुट हम अप्लाई कर रहे थे इसकी वजह से देख लिया हमने कि इस फ्रीक्वेंसी मतलब 0 फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो हमारा जो कांस्टेंट मिला वो 1 मिला, तो इस सिग्नल की वजह से आउटपुट भी यही सिग्नल होगा आइजन फंक्शन के कॉन्सेप्ट से। ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा h ऑफ z की वैल्यू 1 से। इस सिग्नल को ये भी आइजन फंक्शन है, इसकी वजह से आउटपुट भी यही चीज होगी। ये किससे मल्टीप्लाई होगा जो h ऑफ z की वैल्यू है z इक्वल्स टू इस वैल्यू ये पुट करने पर। तो हमने देखा कि ये जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता इसके लिए जो आइजन वैल्यू आई इस आइजन फंक्शन की वो है 0, तो 0 इंटू दिस वैल्यू इसके लिए हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आएगा। वैसे ही तीसरी बार अगर आप इसके लिए चेक करेंगे, अगर आप यहाँ पर देखें तो z नॉट की वैल्यू है e टू द पावर माइनस जे पाई बाई 4, तो इसलिए अगर आप देखें थर्ड और लास्ट h ऑफ z की वैल्यू एट z इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/8। पहला हमारे पास 1 प्लस जेड इनवर्स, तो इसका इनवर्स करेंगे तो ई टू द पावर प्लस जे पाई बाई 4 हो जाएगा। दूसरा हमारे पास 1 प्लस जेड इनवर्स 2, इसका पावर -2 करेंगे तो ये ई टू द पावर प्लस जे पाई बाई 2 हो जाएगा। और तीसरा हमारे पास 1 प्लस जेड का पावर -4, इसका पावर -4 करेंगे तो हमारे पास ई टू द पावर प्लस जे पाई आ जाएगा। फिर से जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस 1/√2 प्लस जे 1/√2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस जे, और फिर से ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 1, तो ये भी वैल्यू क्या हो गई 0, मतलब ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई 0। मतलब हमें ये दिखा कि जो आइजन पहला हमारा जो आइजन वैल्यू आइजन फंक्शन था ये हमारा पहला आइजन फंक्शन, ये देख लीजिए ये आपका पहला आइजन फंक्शन, ये आउटपुट में यही चीज़ आउटपुट में भी आती, ये अपने आइजन वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर आती, तो इसके करस्पॉन्डिंग आइजन वैल्यू क्या मिली हमें 1 मिली, इसके करस्पॉन्डिंग आइजन वैल्यू क्या मिली 0, और इसके करस्पॉन्डिंग आइजन वैल्यू क्या मिली 0। तो इसलिए हम ओवरऑल आउटपुट क्या लिख सकते हैं, तो जब आप ओवरऑल आउटपुट लिखेंगे देयरफॉर वी आर नाउ कंक्लूडिंग दैट इज ओवरऑल आउटपुट y ऑफ n इज y1n प्लस y2n प्लस y3n, और ये हमने क्या लिखा था कि y1n क्या होगा लैम्डा 1 इंटू x1n, पहले इनपुट जो है उसके करस्पॉन्डिंग जो आइजन वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई होकर वो इनपुट आएगा, सेकंड इनपुट के लिए आइजन वैल्यू इंटू सेकंड इनपुट एंड प्लस थर्ड इनपुट के लिए आइजन वैल्यू इंटू थर्ड इनपुट, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। लैम्डा 1 की वैल्यू आपको मिली 1 इंटू जो पहला आपका इनपुट था वो था 2 इंटू ई टू द पावर j0n, ठीक है, तो j0n लिखें या इसकी वैल्यू 1 ही होती, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस लैम्डा 2 आपको मिला 0, तो 0 इंटू ये था आपके पास 5/2j ई टू द पावर माइनस j प्लस जे पाई बाई 4n, और ये वैल्यू थी लैम्डा 3 भी आपको 0 मिला है ये वैल्यू, और तीसरा इनपुट था आपका -5/2j ई टू द पावर माइनस जे पाई बाई 4n। तो देखिए यहाँ से आपके पास ये दोनों टर्म्स तो 0 ही हो गए,
और ये टर्म 1 है, ये भी 1 है, तो 1 इंटू 2 इंटू 1 से ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई फाइनली, ये फाइनल आपके पास आउटपुट आ गया 2। तो इसलिए स्टेडी स्टेट वैल्यू जो आएगी हमारे पास सैम्पल्ड आउटपुट को एलटीआई सिस्टम से पास करने पर, वो फाइनल क्या होगी वैल्यू, वो फाइनली वैल्यू होगी हमारे पास 2। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट थे, अगर आपने समझा होगा तो बहुत अच्छी बात है। कुछ भी डाउट्स अगर रह गए हों तो मुझे बिल्कुल बता दीजिएगा। तो चलिए फिर इस सेशन में आज हम यहीं तक रखेंगे। मैंने आपसे क्या बोला कि आप में से अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक गेट की प्रिपरेशन शुरू ही नहीं की, फॉर्म भर दिया था लेकिन नहीं कर पाए, मन नहीं हुआ या कर ही नहीं पाए, लेकिन अब अगर अंदर से आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे गेट क्वालिफाई करना है, एटलीस्ट मेरे साथ आ जाइए, एक बार कोशिश करके देखते हैं। हो सकता है, काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि शायद आप गेट क्वालिफाई हो जाएं। ठीक है, तो बस क्वालिफिकेशन की बात करो, मैं रैंक की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। तो अगर आपको ऐसे कुछ सेशंस चाहिए तो आप इसमें कमेंट कीजिएगा वीडियो सेशन में, और 4 to 5 क्लासेस मैं लूँगा, 3 आवर्स की क्लासेस, और काफ़ी हद तक मुझे उम्मीद है कि आपका गेट क्वालिफाई हो जाएगा। और जो लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको अगर लास्ट मोमेंट में कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो बिल्कुल मैंने आपसे बोला है, स्क्रीन पर नंबर आपके चल रहे हैं, आप उस नंबर पे टेलीग्राम व्हाट्सएप किसी में भी अपने डाउट्स की इमेजेस सेंड कीजिए, डेफिनेटली मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। तो चैनल नया है, आप लोगों का सब्सक्राइब करना भी हमारे लिए ज़रूरी है, बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। वीडियो को लाइक करें ना करें फ़र्क नहीं पड़ता, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अच्छा लगेगा। और अगर कमेंट्स होंगे आपके तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो कमेंट कीजिएगा जो भी आपको डाउट्स अगर लगे, जो भी सेशन हमने लिया कहीं पर भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल मुझे बताइएगा, और जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी मुझे बताइएगा। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो नाइक्विस्ट प्लॉट का होगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि नाइक्विस्ट प्लॉट का हमें कॉन्सेप्ट रिवीजन विद क्वेश्चन चाहिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, जैसा भी लगा हो आपको कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।